हाय देयर, माय नेम इज ताबशिर। तो क्लास 12 बिजनेस स्टडी का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है ऑर्गेनाइजिंग और फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट का सेकंड फंक्शन है, जैसे कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो सेकंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजिंग होता है। तो इस चैप्टर को है ना हम लोग बहुत ही अच्छे से इन डिटेल हर तरीके से पढ़ के बैठ जाएंगे, क्योंकि जो पूनम गांधी, संदीप गर्ग, एनसीईआरटी कुछ भी है तुम्हारे पास, कोई भी है साथ में खोल लो, बहुत ही ज्यादा काम देगी। इसमें जितनी भी जो पीपीटी बनाई गई है ना, हर एक टॉपिक तुम्हारे इस चैप्टर के कवर्ड है। तो कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे सीयूईटी बोर्ड हर जगह काम आएगी। तो जैसे कि आज का टेबल ऑफ कंटेंट तुम देख लो। सबसे पहले हम लोग मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या वो समझेंगे, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस हो गए, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो हो गए, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, डिसेंट्रलाइजेशन एंड सेंट्रलाइजेशन। इसमें इतने 7 टॉपिक्स को आज हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे और लास्ट में कुछ एमसीक्यूज का हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। जो हमने इतना 1 लाख लेक्चर सुनते सुनते हमें समझ में नहीं आया कि हमारे पास जहन में कितना याद है, उसके लिए हम लोग एमसीक्यू का कुछ टेस्ट देंगे। और अगर तुम इस एमसीक्यू का टेस्ट सही से दे लोगे, तुम्हें खुद में अच्छा फील होगा कि हाँ यार ये चैप्टर को समझ में आया। तो चलो हम लोग सबसे पहले ऑर्गेनाइजिंग समझते हैं। जैसे कि ऑर्गेनाइजिंग का यहाँ पे डेफिनेशन देखो। इन जनरल वर्ड्स ऑर्गेनाइजिंग रेफर्स अरेंजिंग एवरीथिंग इन ऑर्डरली फॉर्म एंड मेकिंग मोस्ट एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। जैसे कि कोई भी ऑर्गेनाइजिंग तुम्हारे दिमाग में खुद आ रहा है ना कि ऑर्गेनाइज करना, हर चीज को अपनी जगह पे ऑर्गेनाइज करके अरेंज करके रखना। जैसे ऑर्गेनाइजिंग का तुम जैसे ये एक एग्जांपल समझने की कोशिश करो। जैसे तुम्हारे दिमाग में आया कि आजकल जितने भी छोटे मोटे रेस्टोरेंट जो भी होते हैं ना, वो सब भी है ना अपना सॉफ्टवेयर, अपना एप्लीकेशन चाहते हैं कि उनके रेस्टोरेंट में जो भी प्रोडक्ट रहेगा उसका ऐसा करके वो कैश, मतलब कि जो बिल पेबल होता है ना, वो बिल कस्टमर को दे सकते हैं। तो उसके लिए है ना उन्हें कुछ एक सॉफ्टवेयर चाहिए होता है, उनके होटल का, उनके रेस्टोरेंट का खुद का कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। तो तुम देखे कि हाँ इसका हम इस तरह के है ना सॉफ्टवेयर हम डिजाइन कर सकते हैं। तुम्हारे जानने में कोई है फ्रंट एंड बैक एंड डेवलपर, उससे तुम सॉफ्टवेयर का कोड लिखवा लिया। कोई तुम्हारे यूआई यूएक्स डिजाइन है, उस सॉफ्टवेयर को कैसे, मतलब कि दिखना कैसे चाहिए उसका डिजाइन करवा लिए। इस तरह से तुम करके 4-5 लोग से मिलकर वो सॉफ्टवेयर डिजाइन कर लिए। तुम उस पर्टिकुलर रेस्टोरेंट को पिच किया, वो उसे पसंद आ गया, वो तुम खरीद लिए। बट ये देखो, ये ऑर्गेनाइज नहीं है। वो जो तुम्हारे जानने वाले लोग हैं वो चले गए, वो उनकी तबीयत खराब हो गई, या फिर वो तुम्हारा उससे रिलेशन खत्म हो गया, तो वो तुम्हारी कंपनी जो थी, जो तुम सॉफ्टवेयर बनाया करते थे, वो तो ढह गया ना वो। बट तुम देखते हो कि बहुत बड़ी बड़ी एमएनसीज वगैरह हो गई, लाइक केएफसी हो गई, मैकडी हो गई, जैसे या फिर इंडिया में टाटा ग्रुप, आदित्य बिरला ग्रुप, प्रेस्टीज ग्रुप, ओबराय ग्रुप, ये सब की इतनी सारी, मतलब कि बिजनेस, इतने सारे बिजनेस में है, वो सालों साल से चलते चले आ रही है। जैसे कि तुम पता होगा टाटा ग्रुप जो हो गए, जमशेदजी टाटा, या फिर रिलायंस हो गई, धीरू भाई अंबानी, अभी भी है, अभी भी कायम है और अच्छा ग्रोथ होते जा रहा है। मतलब उससे फर्क नहीं पड़ता कि ओनर कौन है, कंपनी का सीईओ कौन है, सीएफओ कौन है, सीईओ कौन है, उससे कोई मतलब नहीं है। वो बंदा चेंज होते जाएगा लेकिन कंपनी एज इट इज रन होते जाएगी। इसके लिए हमें ऑर्गेनाइजिंग की जरूरत पड़ती है, समझे। वो ऑर्गेनाइजिंग क्या है, जैसे कि एक एग्जांपल यहाँ पे एक और देख लो। स्कूल प्लान्स टू कंडक्ट स्पोर्ट डे और एनुअल फंक्शन। तो अगर कोई स्कूल है वो कंडक्ट करते हैं स्पोर्ट डे और एनुअल फंक्शन, तो हमें हर चीज को ऑर्गेनाइज वे में, जैसे कि सारे टीचर हो गए, स्टूडेंट हो गए, असाइन डिफरेंट ड्यूटी। सारे टीचर जो तुम्हें उस दिन लेक्चर देते थे, लेकिन उसकी ड्यूटीज उस दिन डिफरेंट हो जाएगी। वेरियस रिसोर्सेज आर अरेंज एंड कोऑर्डिनेटर इज अपॉइंटेड हुम वन रिपोर्टर टू वर्कर। मतलब कौन किसको रिपोर्ट करेगा, ये सब हम लोग ऑर्गेनाइजिंग में ये करते हैं। थोड़ा सा घिचपिच हो रहा है, लेकिन अभी देखो ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस क्या है। देखो ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस क्या, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, डिपार्टमेंटलाइजेशन, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, एस्टैब्लिशिंग रिपोर्ट एंड रिलेशनशिप। 4 चीज आता है ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में। इसको तुम निमोनिक्स भी है, आइडिया का बस ए से ई स्विच कर देना इधर, और ये तुम्हें निमोनिक्स याद रहेगा। इससे तुम कभी भी एग्जाम में लिखोगे ना ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस आगे लिखने को लिए, तो हाँ, तो आइडेंटिफिकेशन डिवीजन ऑफ वर्क, डिपार्टमेंटलाइजेशन हो गया, ए से क्या होगा, असाइनमेंट ड्यूटीज हो गया, ई से एस्टैब्लिशिंग रिपोर्ट एंड रिलेशनशिप। इस तरह से याद रख सकते हो। तो अब इसका क्या मतलब होता है, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। जैसे कि समझ लो तुम्हें कोई एक रेस्टोरेंट ओपन करना है, तो तुम्हें समझ में आ गया कि अच्छा इसके लिए हमें कुक रखने पड़ेंगे, वेटर रखने पड़ेंगे, हमें इतने सारे मतलब की चीज सब खरीदनी पड़ेगी, टेबल हो गए, बेंच हो गए, और जितने भी चीज होते हैं इसमें, वेटर्स वगैरह जितने भी, तुम समझ रहे हो। आइडेंटिफिकेशन डिवीजन ऑफ वर्क, तुम आइडेंटिफाई किए, वर्क को डिवाइड किए। अब क्या, अब डिपार्टमेंट बना लिए। तो अब जैसे कि तुम्हें कोई भी टेबल खरीदना है, स्टोव खरीदना है, चिमनी खरीदना है, ये सब खरीदना है, तो इसके लिए तुम एक परचेज डिपार्टमेंट बना दिए। अब परचेज डिपार्टमेंट के बाद जैसे कि तुम्हारे किचन में क्या सामान आएगा क्या नहीं आएगा, इसके लिए तुम्हारा एक कुकिंग डिपार्टमेंट बन गया। इस तरह से जो भी कौन वेटर कितना देर रहेगा, क्या होगा, उसके लिए तुम एक कोई पैसा कौन देखेगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट बना लिया। तो इस तरह से डिपार्टमेंटलाइजेशन हो गया। पहले तो डिवीजन, वर्क आइडेंटिफाई किया, क्या वर्क हो गया, क्या हो गया, उसके बाद डिपार्टमेंट बना लिया, उस वर्क के हिसाब से उस डिपार्टमेंट बन गया। उसके बाद हो गया असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। तुम डिपार्टमेंट बना लिए, ये बना लिया, लेकिन इसकी ड्यूटी कितनी है, क्या है, कौन कितने अकाउंटेबल है, कौन कितना रिस्पॉन्सिबल है, ये सब तुम असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज करोगे। मतलब कि ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में पहले ऑर्गेनाइज किए, पहले आइडेंटिफाई किए वर्क, हाँ, उसके बाद डिपार्टमेंट बना लिए,
ड्यूटी असाइन कर लिया, उसके बाद ये सब अपना अपना वर्क, जैसे कि कुकिंग डिपार्टमेंट हो गया, मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो गया, सेल्स डिपार्टमेंट हो गया, परचेज डिपार्टमेंट हो गया, ये सारे डिपार्टमेंट है, इंडिविजुअल वर्क कर रहा है। बट तुम्हें पता होगा एक ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक दूसरे से कोऑर्डिनेट होगा ना, तो एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, कौन किसको कैसे रिपोर्ट करेगा, मतलब जैसे कोई मार्केटिंग डिपार्टमेंट का हेड है, कोई सेल्स डिपार्टमेंट का हेड है, तो वो दोनों लेवल एक ही है दोनों का, तो एक दूसरे कौन किसको कैसे रिपोर्ट करेगा, कौन कौन सुपीरियर होगा, कौन सबऑर्डिनेट होगा, ये सब हम लोग एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप में करते हैं। तो हम लोग सबको अच्छे से पढ़ते हैं क्या, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। दिस फंक्शंस बिगिंस विद द डिवीजन ऑफ टोटल वर्क इनटू अ स्मॉलर यूनिट। टोटल वर्क, हमें एक रेस्टोरेंट चलाना है तो टोटल वर्क हो गया, मतलब अब उसके में हम लोग कर दिया ना कि खाना ये पकाएगा, ये देखेगा, ये देखेगा, हाँ। ईच यूनिट ऑफ टोटल वर्क इज कॉल्ड जॉब, हर मतलब कि टोटल वर्क जॉब कहते हैं, काम कहते हैं। एंड वन पर्सन इन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट असाइन ओनली वन जॉब मैचिंग टू हिज स्किल्स, क्वालिफिकेशन, एक्सपर्टीज, इंटरेस्ट एंड एक्सपीरियंस। इट लीड्स स्पेशलाइजेशन। जैसे कि तुम्हारे अभी, जैसे तुम ये वीडियो देख रहे हो, तुम कॉमर्स वाले बच्चे हो, तुम्हारे में से 50% लोगों का होगा कि एम होगा कि हाँ मुझे सीए बनना है, तो सीए बनना, तो सीए कोई एक पर्टिकुलर कंपनी में कोई एक पर्टिकुलर वर्क करेगा ना, जैसे कि सीए में बहुत कुछ होता है, ऑडिटिंग होता है, टैक्सेशन होता है, ये होता है, मतलब तो तुम्हारा एक पर्टिकुलर वर्क, तुम्हारा एक्सपर्टीज देखा जाएगा, तुमने क्या स्किल्स है तुम्हारे पास, उस हिसाब से तुम्हें उस पर्टिकुलर जॉब के लिए रखा जाएगा। क्या है, वन पर्सन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट असाइन ओनली वन जॉब मैचिंग टू हिज स्किल्स, तो आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क में आ जाएगा। उसका क्या है, डिपार्टमेंटलाइजेशन। जैसे मैं बताया कि परचेज एक डिपार्टमेंट बन गया, जितना भी चीज परचेज होगा उसके लिए एक डिपार्टमेंट बन गया, जितना भी खरीद फरोख्त वाला काम होगा परचेज, कोई भी कम सेल्स वाला होगा तो सेल्स के लिए एक अलग डिपार्टमेंट है, कोई भी चीज जैसे कि ऑर्डर कौन रिसीव करेगा, जितने भी ऑर्डर है तो उसके लिए एक अलग डिपार्टमेंट है, तो डिपार्टमेंटलाइजेशन हो गया। क्या लिखा हुआ है, जॉब ऑफ सिमिलर कैटेगरी आर पुट अंडर वन डिपार्टमेंट। जैसे कि जितने भी, वही है ना, मतलब कि जितना भी चीज, टेबल परचेज करना है, चाहे क्रॉकरी परचेज करनी है, चाहे कुछ परचेज करना, परचेज डिपार्टमेंट के अंदर आ गया, तो हर चीज परचेज करने वाला वन डिपार्टमेंट, कॉमन वे ऑफ डिपार्टमेंट एरिया। अब इसमें डिपार्टमेंट में भी है ना, दो तरह के होते हैं, एक फंक्शनल डिपार्टमेंट होते हैं, एक डिविजनल डिपार्टमेंट होते हैं। तो फंक्शनल डिपार्टमेंट, तो फंक्शनल क्या हो गया, जैसे जैसे सेल्स एक फंक्शन हो गया, मार्केटिंग एक फंक्शन हो गया, एचआर एक फंक्शन हो गया, तो ये फंक्शनल डिपार्टमेंट। तो जितने भी मार्केटिंग वाले जितने भी लोग होंगे, चाहे कोई बर्गर की मार्केटिंग करनी है, कोई पिज्जा की मार्केटिंग करनी है, सारे मार्केटिंग वाले एक ही जगह पे रहेंगे, तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो गया, ये फंक्शनल डिपार्टमेंट हो गया। ड्यूटीज के साथ उन्हें फंक्शनल, ये क्या फंक्शनल डिपार्टमेंट, तुम समझिए कि हाँ क्या होता है कि एक सिंगल प्रोडक्ट के लिए जो हम लोग डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट बना लेते हैं, लाइक सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, हाँ तो वो हो गया। अब जो हमारा डिविजनल डिपार्टमेंटलाइजेशन होता है, तो डिविजनल में क्या होता है, जो कंपनी मल्टीपल प्रोडक्ट में डील करती है ना, उसका लाइक जैसे कि आईटीसी तुम्हें पता होगा, ये क्लासमेट की कॉपी बनाती है, टोबैको भी बनाती है, सिगरेट्स भी बनाती है, आशीर्वाद का जो आटा है वो भी आईटीसी का ही है। तो ये देखो डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट में ये डील करती है। तो अब ये कंपनी क्या कर सकती है कि आटा जो एक आशीर्वाद है, तो आशीर्वाद के अंदर जितने भी हो गए, आशीर्वाद का मार्केटिंग डिपार्टमेंट, आशीर्वाद का सेल्स डिपार्टमेंट, आशीर्वाद का एचआर डिपार्टमेंट, आशीर्वाद का फाइनेंस डिपार्टमेंट, तो इसके लिए एक पर्टिकुलर डिविजनल डिपार्टमेंट हो गया, ठीक। तो इसमें अलग अलग प्रोडक्ट के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट हो गया, तो डिविजनल डिपार्टमेंट। और यहाँ पे सिंगल प्रोडक्ट के लिए ज्यादातर होता है फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन। तो कंपनी इस तरह से करती है क्या, डिपार्टमेंटलाइजेशन में। उसके बाद क्या होता है, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। तो here different individuals are assigned duties matching to his skills and qualification. Employer are assigned duties by giving them a document called job description. तुम्हें assignment of duties मिलती है, कोई जो बंदा है वो किस काम के काबिल है, जो तुम पढ़ाई की हो या फिर जो तुम्हारी एक्सपर्टीज है किस चीज में, उस हिसाब से उसे वो जॉब, वो पर्टिकुलर वर्क मिलता है। जॉब डिस्क्रिप्शन, इट कंटेन्स द रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ड्यूटीज टुवर्ड्स द जॉब। उसे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है, उसे वो ड्यूटी असाइन होती है कि अच्छा वो इस काबिल है, उसे ये चीज करने में ज्यादा अच्छा रहेगा। तो असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज होता है, ये क्या है, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस का थर्ड है असाइनमेंट ड्यूटीज। और लास्ट क्या है, एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। यहां तो समझ में आ गया कि यहां पर से किसको क्या काम कैसे कैसे असाइन हो गया, लेकिन इंटरलिंकिंग होता है ना, यहां से होता है एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। टू परफॉर्म है असाइंड जॉब बाय द मैनेजर, इंडिविजुअल नीड्स सम अथॉरिटी। तो हर कोई को कुछ ना कुछ अथॉरिटी देनी पड़ती है। सो इन फोर्थ स्टेप, द ऑर्गेनाइजिंग ऑल द इंडिविजुअल्स आर असाइंड सम अथॉरिटी मैचिंग टू द रिस्पांसिबिलिटी। दिस लीड्स टू क्रिएशन ऑफ सुपीरियर सबऑर्डिनेट। कौन किसको सुपीरियर करेगा, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, इसमें हम लोग हायरार्की बनाते हैं। जैसे होता है ना कि एक मैनेजर होता है, उसके अंदर सब मैनेजर होते हैं, उसके अंदर वर्कर होते हैं, ये टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। तो हम लोग इस तरह से रिपोर्टिंग रिलेशनशिप बनाते हैं। अच्छा इसका इतना साल का एक्सपीरियंस है तो इसको ये सब, ये है ना 4 लोग से काम करा सकता है, तो इसको ये सुपीरियर हो गया, ये सबऑर्डिनेट हो गया। तो हम लोग एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप बनाते हैं। तो बिना ऑर्गेनाइजिंग के, बिना हर चीज को अरेंजमेंट के हम लोग कैसे एक अच्छी खासी कंपनी को रन कर सकते हैं। तो ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। सेकंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजिंग। तो ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग।
तो हम लोग यहाँ पे प्रोसेस पढ़े थे, अब हम लोग इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग पढ़ते हैं। तो इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, 7 इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग है। तो सबसे पहले क्या था, बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन। सेकंड क्या, क्लियरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। थर्ड क्या, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। सदा बाहर हर चैप्टर में हर जगह यूज कर सकते हो। कोई चीज तुम मैनेजमेंट इतना अच्छा कर रहे हो तो तुम इसीलिए कर रहे हो ना कि ओवरलैपिंग नहीं हो। तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, अडैप्शन टू चेंज, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। ऑर्गेनाइजिंग हर कुछ रहेगा तो इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन होगा, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल, एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। हम लोग सबको इन डिटेल्स बहुत अच्छी तरीके से पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन, इन ऑर्गेनाइजिंग एवरी इंडिविजुअल इज असाइन ए पार्ट ऑफ टोटल वर्क एंड नॉट द होल टास्क। तुम्हें पता होगा बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन, कोई एक पर्टिकुलर चीज में स्पेशलाइज रहता है। कोई एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट में कोई एक सोशल मीडिया एक्सपर्ट है, कोई एक ईमेल मार्केटिंग एक्सपर्ट्स है। तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट में भी है ना, अलग अलग बंदा एक अलग अलग एक्सपर्ट्स रहता है। जैसे कि तुम डॉक्टर को भी देखते होगे, कोई डर्मेटोलॉजिस्ट है तो कोई ऑप्थेमोलॉजिस्ट है, तो कोई एक डर्मेटोलॉजिस्ट, कोई एक स्किन का ही स्पेशलाइज्ड डॉक्टर है, तो कोई इस चीज का पर्टिकुलर स्पेशलाइज्ड डॉक्टर है। तो स्पेशलाइज से क्या होगा कि तो कोई होल बॉडी का नहीं, लेकिन उस पर्टिकुलर के लिए है ना वो सबसे बेस्ट बंदा होगा। तो इन ऑर्गेनाइजिंग एवरी इंडिविजुअल असाइन्ड पार्ट ऑफ द टोटल वर्क, टोटल वर्क का एक पार्ट मिलता है और नॉट द होल टास्क। Due to this division of work into a smaller unit and assignment of units according to the qualification leads to a specialization। जब हर एक से कोई एक काम है तो उसको हम लोग 5 टुकड़े में बांट दिए और 5 टुकड़े के जो भी काम करने वाले हैं वो अपने अपने फील्ड के एक्सपर्ट हैं, तो वो काम बेहतरीन तरीके से भी होगा, वो एक पे ज्यादा बर्डन भी नहीं होगा, ओवरलैपिंग ऑफ वर्क भी नहीं होगा और वो काम बहुत अच्छे तरीके से होगा। तो स्पेशलाइजेशन होता है, बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन। नेक्स्ट क्या है, क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। तो इन द ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन इट इज क्लियरली डिफाइंड दैट व्हाट ऑल एंड हाउ मच पावर एंड अथॉरिटी इज enjoy different individuals or managers। किसके पास कितनी अथॉरिटी है, किसके पास कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सबका वर्किंग रिलेशनशिप क्लियर होता है। ईच मैनेजर नोज वेरी क्लियरली whom he can give an order from whom who has received the order। मतलब हर मैनेजर को अपना क्लियरिफिकेशन होता है कि हाँ हमें किसको रिपोर्ट करना है, हमें किससे काम करवाना है, उनके पास कितनी अथॉरिटी है, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो क्लियरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप में ना क्लियर होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। कोई तुम्हें ये काम दे दिया, तुमसे कल रिपोर्ट कर रहा है कि ये काम हुआ कि नहीं, तुम बोला अरे ये काम दिए कहां थे, ऐसा नहीं, मतलब क्लियरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। नेक्स्ट क्या, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। मैं बताया था इन ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन देयर आर वेरी फ्यू चांसेस ऑफ डुप्लीकेशन ऑफ वर्क। जैसे कि हर के लिए तुम एक स्पेशलाइज को हायर किया हो तो उसको जो काम जिस चीज में वो स्पेशलाइज है वही पर्टिकुलर वर्क करेगा ना, तो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, वो काम दो बार, कोई अपना वक्त जाया एक ही काम पे दो बार नहीं हो रहा है, इस तरह का नहीं होता है। ठीक, every individual is specialized about work, hence resources are utilized carefully without any wastage। तो हमारा resources का wastage नहीं होता। Adaptation to change, the process of organizing allows the organization structure to be suitably modified according to the change in business environment। तो हमें क्या होता है, एक डायनेमिक environment पता था ना, हाँ तो वही हम लोग suitable होते हैं कि adaptation to change होते हैं। It also provide stability to the enterprises as it continue to the survive and grow in spite of changes। तुम्हें पता होगा बहुत सारे मतलब कि जैसे रॉयल इनफील्ड हो गया या फिर कोई भी बाइक क्विक होती है, अपना मॉडिफिकेशन कुछ कुछ साल के साथ साथ चेंजेस करती रहती है। उन्हें पता होता है कि भाई अभी अडेप्ट करना होता है, तो अडेप्शन इन चेंजेस होता है। हमें ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस के थ्रू हमें अडेप्शन ऑन चेंजेस मिलता है। ठीक, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, ऑर्गेनाइजिंग प्रोवाइड ए क्लियर डिस्क्रिप्शन। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन होगा जब हमारा सब कुछ ऑर्गेनाइज वे में रहेगा, तो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही इफेक्टिव वे में होगा। ऑफ जॉब्स आर रिलेटेड ड्यूटीज, दिस हेल्प्स टू अवॉइड कंफ्यूजन एंड डुप्लीकेशन ऑफ वर्क। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन होगा, क्लियरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप्स एनेबल टू द प्रॉपर एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क। तुम्हें है ना लगा होगा कि यार सब में तो एक ही चीज पढ़ रहे हैं, रोल क्लियरिटी में भी जो मतलब कि क्लियरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप हो गया या फिर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, मोटा मोटी बात सेम ही है। हाँ मोटा मोटी बात सेम ही है, बट पॉइंट है भाई, पढ़ना है लिखना है। इससे आता है क्वेश्चन, हमें लिखना पड़ता है कि इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन है कि क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप है। आगे हम लोग जब केस स्टडी वगैरह की टाइप के क्वेश्चन करोगे ना, तो तब तुम्हें और अच्छी तरीके से क्लियर होगा। ठीक, नेक्स्ट क्या है, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल क्या होगा, ऑर्गेनाइजिंग हेल्प्स द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल बाय डेलीगेशन ऑफ वर्क टू द सबऑर्डिनेट्स। जैसे कि तुम्हें पता होगा कि जैसे तुम सुनते होगे कि कोई है ना, जैसे कि सीए वगैरह स्टार्टिंग में इंटर्नशिप वगैरह होती है ना, तो खूब काम कराया जाता है, उनसे खूब काम कराया जाता है। जब वो सीए बन के जब कुछ मतलब 4-5 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है ना, तो अब वो मैनेजर बन जाता है। अब उनके अंडर में कुछ कुछ सीए जो इंटर्न होते हैं ना, वो काम करते हैं। तो क्या आपका डेलीगेशन ऑफ वर्क, तुम कोई और से काम करवाते हो तो उसे भी उस काबिल बनाते हो कि वो कल होके कोई और से काम करवाएगा। तो इफेक्टिव डेलीगेशन अलाउज द मैनेजर टू रिड्यूस देयर वर्कलोड। और मैनेजर को अपने वर्कलोड को रिड्यूस करना होता है। ऐसा नहीं कि तुम आज दूसरे से काम कराने लगे तो तुम निठल्लू बन गए, तुम ऐसे तुम कल के लिए उन्हें रेडी कर रहे हो। तो डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल हो रहा है, हर एक मतलब कि डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक, इट अलाउज द मैनेजर टू डेवलप द न्यू मेथड्स एंड वेज परफॉर्मिंग टास्क। ठीक,
expansion and growth. Organizing help the growth and diversification of an enterprises by enabling the deviate from existing norms and taking up new challenge. Expansion होता है, growth होता है, हम लोग existing norms को taking up new challenge ये होता है. It allows the business enterprise add more job position, departments and even diversify their product line. तो expansion होता है, growth होता है, हम लोग diversify करते हैं, हम लोग और अलग-अलग group बना देते हैं, अलग-अलग डिपार्टमेंट बनाते हैं. तो expansion and growth होता है हमारा किसके वजह से? ऑर्गेनाइजिंग की वजह से. तो इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजिंग. इसी के साथ हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग कंप्लीट हो गया. अब हम लोग आते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पे. तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या लिखा हुआ है? एक तरह से ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या तुम्हें एक फ्रेमवर्क देता है क्या कि किसे कितनी पोजीशन, किसको क्या पोजीशन मिलेगी, किसके पास कितनी पावर है, किसके पास कौन रिस्पॉन्सिबल है. तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, जब तुम कोई चीज को ऑर्गेनाइज करते हो ना तो अपने आप स्ट्रक्चर बन जाता है. क्या? व्हेन द मैनेजर आर परफॉर्मिंग ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन, जब कोई मैनेजर ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन को इंप्लीमेंट करता है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर गेट्स क्रिएटेड ऑटोमेटिकली. ऑटोमेटिक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाता है. ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का क्या मतलब हुआ? तुम्हें याद है फर्स्ट चैप्टर में टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल. टॉप लेवल के जितने भी थे सीएफओ, सीटीओ, मिडिल लेवल में डिपार्टमेंट के हेड्स वगैरह थे. हाँ, तो इस तरह का क्या था? ये एक तरह का ऑर्गेनाइजिंग वे में था ना सब. ये जब कोई एक मैनेजर इंप्लीमेंट करता है इस ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन को तो अपना वो क्या जॉब पोजीशन को ये करता है, किसके पास कितनी पावर रहेगी, अथॉरिटी करता है कि अच्छा सबऑर्डिनेट्स मैनेजर को रिस्पॉन्सिबल होंगे, ये इसको रिस्पॉन्सिबल होंगे, ये इसके अकाउंटेबल होंगे. तो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ डिफरेंट एम्प्लॉय. जब इस तरह से जब ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन होता है ना तो अपने आप एक हायरार्की, एक स्ट्रक्चर बन जाता है कि कौन क्या काम करेगा. तो एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर अपने आप क्रिएट हो जाता है. ठीक, तो ये समझ गए ना ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन से एक स्ट्रक्चर होता है. तो इसमें एक चीज आता है स्पैन ऑफ मैनेजमेंट. स्पैन ऑफ मैनेजमेंट क्या मतलब होता है? इट मीन नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स, कितने वर्कर, समझ लो सबऑर्डिनेट्स कैन वर्क अंडर वन सुपीरियर. एक मैनेजर के अंदर कितने सारे लोग काम करेंगे, ये स्पैन ऑफ मैनेजमेंट इस टर्म को कहते हैं. एक होता है नैरो, नैरो समझ में आ रहा है, पतला. ठीक, तो नैरो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट होता है और एक होता है वाइडर स्पैन ऑफ मैनेजमेंट. दोनों का अपना अपना ये होता है. तो नैरो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, नैरो का तुम्हें मतलब समझ में आ रहा है कि पतला पतला, नैरो मतलब पतला हुआ, वाइडर मतलब चौड़ा हो गया. हाँ, तो नैरो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट क्या हुआ? नैरो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोल मैनेजमेंट स्टाइल वेयर द सुपरवाइजर मैनेज ओनली स्मॉल नंबर ऑफ एम्प्लॉय. जब सुपरवाइजर होते हैं ना, कम एम्प्लॉय को मैनेज करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि टॉलर स्ट्रक्चर बनता है. जैसे इसमें क्या बनता है कि कोई एक हेड है, उसके नीचे 2 सबऑर्डिनेट है, उसके नीचे 3 सबऑर्डिनेट है. तो इस तरह से क्या होता है, एक टॉल स्ट्रक्चर क्रिएट होता है, नैरो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट. और एक होता है वाइडर स्पैन ऑफ मैनेजमेंट. वो एक मैनेजर है, वो 10-12 एम्प्लॉय को मैनेज कर रहा है. तो इस तरह से होता है वाइडर स्पैन ऑफ मैनेजमेंट. वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल मींस मैनेजर कैन सुपरवाइज एंड कंट्रोल इफेक्टिवली a large number of person at a time. It results flat structure. तो ये ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड करता है कि किस टाइप का तुम्हारा जॉब है, किस टाइप का तुम्हारा काम है. उसमें नैरो स्पैन सही रहेगा कि उसमें वाइडर स्पैन सही रहेगा, डिपेंड करता है. ठीक, टॉल ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर इस तरह से बनता है, लंबा. एक जैसे कि समझ लो एक कोई हेड है, उसके नीचे 2 सबऑर्डिनेट है, उसके नीचे 3 सबऑर्डिनेट है, ये इससे रिपोर्ट करेगा, ये इसको रिपोर्ट करेगा, ये इसको रिपोर्ट करेगा. तो बहुत ही मतलब कि एक नैरो. और ये क्या है? फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन. तो इसमें क्या रहेगा? एक कोई मैनेजर रहेगा, उसके ऊपर 4-5 एम्प्लॉय, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. अब ये सब इनको रिपोर्ट करेंगे. तो इस तरह से होता है फ्लैट स्ट्रक्चर क्रिएट होता है. तो ये एक हायरार्की होता है जो टॉप टू बॉटम होता है. तो ये इस तरह से होता है. ठीक, तो एक होता है फंक्शनल स्ट्रक्चर और एक होता है डिविजनल स्ट्रक्चर. जो मैं बहुत ही स्टार्टिंग में बताया था कि फंक्शनल डिवीजनल डिपार्टमेंटलाइजेशन में एक फंक्शन के अकॉर्डिंग होता है और एक डिवीजन के अकॉर्डिंग होता है. फंक्शन में एक सिंगल प्रोडक्ट के लिए ज्यादा होता है, डिविजनल में मल्टीपल प्रोडक्ट वाली कंपनी. हाँ, तो फंक्शनल स्ट्रक्चर जैसे मतलब एक कोई रोलेक्स वॉच की कंपनी है, तो उसमें क्या ह्यूमन रिसोर्सेज, मार्केटिंग, रिसर्च, डेवलपमेंट, परचेजिंग सब एक ही पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए. ठीक, और एक होता है डिविजनल स्ट्रक्चर. तो डिविजनल स्ट्रक्चर में क्या होता है? कोई एक मैनेजर डायरेक्टर है, तो मैनेजर डायरेक्टर के अंदर है, मैनेजिंग डायरेक्टर के अंदर सारा है, कॉस्मेटिक्स भी है, गारमेंट्स है, फुटवेयर है, स्किन केयर है. अब जैसे कोई एक गारमेंट्स हो गए, तो गारमेंट्स में भी एचआर हो गए, मार्केटिंग हो गई, आर&डी हो गई, परचेजिंग हो गई, सब इसी में है. तो इसमें क्या होगा? जैसे कि तुम्हें आशीर्वाद आटा वाले का भी बताया था डिविजनल स्ट्रक्चर में कि जैसे कि कोई एक मैनेजिंग डायरेक्टर है, उसके पास आईटीसी बहुत सारा प्रोडक्ट बना रही है, कॉस्मेटिक समझ लो, आशीर्वाद आटा समझ लो, इधर टोबैको समझ लो, इधर सिगरेट समझ लो, इधर क्लासमेट की कॉपी समझ लो. हाँ, इस तरह का अलग अलग है. स्टेशनरी वाला जो हो गया. तो अब उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में भी एचआर होंगे, उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में मार्केटिंग होगी, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में भी. तो डिविजनल स्ट्रक्चर होता है. तुम्हें स्टार्टिंग में बहुत अच्छी तरीके से क्लियर कर दिया था कि फंक्शन होता है एक सिंगल प्रोडक्ट के लिए समझ लो, और डिविजनल स्ट्रक्चर होता है मल्टीपल प्रोडक्ट वाली कंपनी के लिए. ठीक, तो ये डिपार्टमेंटलाइजेशन में ही मैं फंक्शनल स्ट्रक्चर, डिविजनल स्ट्रक्चर का बहुत अच्छी तरीके से वहां पे बता दिया था. थोड़ा सा ध्यान लगा के सुनना ना, पे पीछे करके भी एक बार में समझ में नहीं आया, थोड़ा सा दिमाग खराब होता है कि एक बार में नहीं समझ में आता है, बट अगर एक बार पीछे करके करोगे ना सब समझ में आ जाएगा. अब हम लोग आते हैं इसको एक मतलब कि चार्ट के थ्रू देख लेते हैं. एनसीईआरटी का ये स्क्रीनशॉट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. फंक्शनल स्ट्रक्चर, डिविजनल स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस होता है मोटा मोटी. तो फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग देख लिया जाए तो फॉर्मेशन बेस्ड ऑन फंक्शंस होता है. मतलब कि फंक्शन क्या, सेल्स एक फंक्शन हो गया, मार्केटिंग एक फंक्शन हो गया, फाइनेंस एक फंक्शन हो गया. तो
उसके अकॉर्डिंग ये किया जाता है, डिवीजन किया जाता है। तो फंक्शन डिपार्टमेंट और डिविजनल इसमें क्या होता है कि प्रोडक्ट क्या होता है, जैसे कि कोई एक आशीर्वाद आटा है तो इस प्रोडक्ट के इस पे मार्केटिंग है, इस आशीर्वाद का ही सेल्स डिपार्टमेंट है, इस आशीर्वाद का ही फाइनेंस डिपार्टमेंट है, तो इस डिविजनल स्ट्रक्चर में ये चीज होता है। स्पेशलाइजेशन, फंक्शनल स्पेशलाइजेशन होता है, इसमें क्या होता है प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन होता है डिविजनल स्ट्रक्चर में। प्रोडक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफिकल्ट टू फिक्स ऑन ए डिपार्टमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है डिफिकल्ट टू फिक्स ऑन ए, यहाँ पे इजी टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी और परफॉर्मेंस हो जाता है। मैनेजरियल डेवलपमेंट में क्या होता है डिफिकल्ट एज ईच फंक्शन मैनेजर हैज रिपोर्ट टू द टॉप मैनेजमेंट, मतलब कि हर एक होता है ना टॉप मैनेजमेंट को रिपोर्ट करता है। और यहाँ पे क्या होता है इजियर ऑटोनॉमी एज वेल द चांसेस टू परफॉर्म मल्टीपल फंक्शंस हेल्प द मैनेजरियल डेवलपमेंट। वो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए अलग अलग, इसमें कॉस्ट बहुत ज्यादा लगता है डिविजनल स्ट्रक्चर में, लेकिन ये बड़ी बड़ी जो होती है ना, जो मल्टीपल प्रोडक्ट में जो कंपनी डील करती है ना, उसमें डिविजनल स्ट्रक्चर ही करना पड़ जाता है। ठीक, कॉस्ट के बेसिस पे देखा जाए तो फंक्शन स्ट्रक्चर होता है ना, तो फंक्शंस आर नॉट डुप्लीकेट हेंस इज इकोनॉमिकल। वो एक जैसे समझ लो एक रोलेक्स वॉच बना रही है कोई कंपनी, उसके जितने भी मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, उसके जितने भी सेल्स डिपार्टमेंट है, वो एक ही है ना। इधर क्या हो जाएगा, कोई एक आईटीसी इतनी बड़ी कंपनी है तो उसके मार्केटिंग डिपार्टमेंट वाले भी, आटा वाले अलग है, टोबैको वाले अलग है, सिगरेट्स वाले अलग है, स्टेशनरी प्रोडक्ट वाले अलग मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, तो इसमें कॉस्ट बहुत ज्यादा लग जाता है। तो ये बड़ी बड़ी जो मल्टीपल प्रोडक्ट में डील करती है उसमें ज्यादा जरूरत पड़ जाती है, डुप्लीकेशन ऑफ रिसोर्सेज इन वेरियस डिपार्टमेंट, हेंस इज कॉस्टली हो जाता है। ठीक, अलग अलग लोगों को लाते हो तो अलग अलग ट्रेनिंग देनी पड़ती है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग, तो खर्चा बढ़ जाता है बहुत ज्यादा। बेसिस ऑन कोऑर्डिनेशन देखा जाए कि कोऑर्डिनेशन किसमें होता है, तो जो फंक्शनल स्ट्रक्चर होता है ना उसमें मल्टीपल प्रोडक्ट के लिए तो ये है ही नहीं ज्यादा, मतलब तो डिफिकल्ट होता है मल्टीपल प्रोडक्ट कंपनी के लिए, जैसे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर, जैसे कि जितनी भी एफएमसीजी प्रोडक्ट वाली कंपनी होगी उसके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। उसमें फंक्शनल स्ट्रक्चर नहीं, उसमें डिविजनल स्ट्रक्चर करना पड़ेगा। जो प्रोडक्ट ज्यादा बिक रहा है उसके लिए एक अलग डिपार्टमेंट बना लो, इजी। और यहाँ पे क्या होता है कि कोऑर्डिनेशन इजी रहता है कि हर के लिए अलग अलग है, तो हर के लिए कोऑर्डिनेट हो जाता है हर के टॉप तक, तो इजी बिकॉज ऑल फंक्शंस रिलेटेड टू पर्टिकुलर प्रोडक्ट आर इंटीग्रेटेड इन वन डिपार्टमेंट। ठीक, पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए वन डिपार्टमेंट है तो हर के हेड को पता है, हर एक हेड के लिए वो एक सुप्रीम मैनेजर होगा, वो उसको रिपोर्ट कर देगा, तो आसानी से रिपोर्ट हो जाता है, कोऑर्डिनेशन इजी होता है। फंक्शनल स्ट्रक्चर में थोड़ा कोऑर्डिनेशन थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है मल्टीपल प्रोडक्ट के लिए। ठीक, हमारा इसी के साथ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था इस पूरे चैप्टर का, तो ये कंप्लीट हो गया। इसके साथ नेक्स्ट क्या है, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन तुम्हें समझ में आ रहा है कि फॉर्मल वहां सब कुछ एकदम ये होता है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन थोड़ा इनफॉर्मल टाइप का, तो दिमाग में थोड़ा सा आ रहा है। इसके हम लोग एडवांटेज डिसएडवांटेजेस सब अच्छे से पढ़ेंगे, तो सब भी हम लोग, टाइम नहीं है हमारे पास, चलो जल्दी जल्दी। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो गया, व्हेन द मैनेजर्स आर कैरिंग ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस, then as the result of organizing process an organizational structure is created to achieve systematic working and efficient utilization of resources. This type of structure known as formal organizational structure. तुम्हें पता होगा भाई सब कुछ एकदम फॉर्मली हो रहा है, यस सर सब वाला फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हो गया। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में तुम्हारा थोड़ा मैनेजर से भाईचारा वाला, थोड़ा सा दोस्ती वाला चीज हो गया इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो फॉर्मल के कुछ बेनिफिट होते हैं, इनफॉर्मल के कुछ बेनिफिट होते हैं, जो फॉर्मल के डिसएडवांटेज होते हैं वो इनफॉर्मल के एडवांटेज हो जाते हैं। तो वही चीज होता है इसमें, क्या है क्लियरली डिफाइंड रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में ये सब जो ग्रीन से लिखा है ना, ये तुम्हें केस स्टडी में हेल्प करेगा। अगर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर से अगर क्वेश्चन आ जाता है, आइडेंटिफाई करो ये कौन सा फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, तो इस सब चीज से तुम आइडेंटिफाई कर पाओगे। क्लियरली डिफाइंड रिलेशनशिप, रिपोर्टिंग रिलेशनशिप डिफाइन होगा एकदम क्लियरली। क्रिएटेड टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन और सब्जेक्टिव, मतलब कि एकदम ऑर्गेनाइजेशन और सब्जेक्टिव क्रिएट होगा वहां पे। कोऑर्डिनेशन एफर्ट्स वेरियस डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेशन होगी, मीटिंग होगी ढेर से ढेर। इसका क्या इंटेंशनली क्रिएटेड होगा, मतलब कोई भी चीज जो भी वर्क परफॉर्म हो रहा है वो इंटेंशनली सोच समझ के क्रिएट किया जाएगा। ऐसा नहीं कि अरे यार ऐसे करके कोई एक काम नया असाइन हो गया, नहीं, इंटेंशनली कोई भी चीज क्रिएट होगा। प्लेस मोर एम्फसाइज ऑन वर्क, और वहां पे ज्यादा काम को लेके ज्यादा ये किया जाएगा, थोड़ा सा मतलब कि ह्यूमन रिलेशनशिप वगैरह को इग्नोर किया जाएगा ज्यादा, मतलब कि प्रोफेशनल वर्क फॉर्मल वगैरह में होगा। ठीक, इनफॉर्मल में क्या हो जाएगा, और ओरिजिनेट फ्रॉम विद इन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। कोई एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे तुम समझते हो, तुम पहले दिन जाते हो कोई भी स्कूल में, कोई भी जगह पे, कोई भी नए लोग से इंटरेक्ट होता है, जी हाँ करके होता है, थोड़ा हफ्ता 2 रोज बात हो जाती है, तो अरे यार ऐसे मतलब कि थोड़ा इनफॉर्मल दोस्त से ही इनफॉर्मल होने लगते हो। तो वैसे जो तुम कोई न्यू कंपनी में असाइन हुआ है, तुम थोड़े फॉर्मल रहे, उसी फॉर्मल से के अंदर से ना इनफॉर्मल क्रिएट होने लगता है, मतलब कि थोड़ा सा भाईचारा बनने लगता है। तो ठीक, ओरिजिनेट फ्रॉम विद इन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इसका नेक्स्ट क्या है, स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर इवॉल्व फ्रॉम ग्रुप नॉर्म्स। स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर इवॉल्व हो जाता है, क्या फॉलोज इंडिपेंडेंस ऑफ कम्युनिकेशन होता है। इसमें क्या होगा, इमर्ज स्पॉन्टेनियसली, नो डेफिनेट स्ट्रक्चर, कोई इसमें कोई स्ट्रक्चर डिफिनेट नहीं होगा, वहां पे हर कुछ इंटेंशनली क्रिएट किया जाता है फॉर्मल में। अच्छा ये चीज हुआ तो ये क्यों हुआ, इसको रिपोर्ट करो, ये काम हुआ, ये अभी तक नहीं हुआ। इनफॉर्मल में थोड़ा सा
ये चलता है, ठीक। तो एडवांटेज ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या होता है? फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबको रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होती है, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। क्लियरिटी ऑफ ड्यूटीज, किसको क्या काम करना है क्या नहीं करना, क्लियरिटी ऑफ ड्यूटीज होती है। यूनिटी ऑफ कमांड, जो तुम्हारा टीम लीडर होता है या फिर जो भी तुम्हारा हेड हो गया, तो यूनिटी ऑफ कमांड, वो जो काम असाइन किया उस काम को करना, ऐसा करके एक कमांड होता है, एक तुम्हें उसी को रिस्पॉन्सिबल हो गए, वो उसके अकाउंटेबल हो गए, तो यूनिटी ऑफ कमांड हो जाते हैं, ठीक। हेल्पफुल इन अचीविंग ऑब्जेक्टिव, अब जो चीज फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, तो वो तो इसका जो फॉर्मल स्ट्रक्चर जो रहता है ना, उससे काम असाइन होने में बहुत ही ज्यादा हेल्प होती है, क्योंकि सिर्फ काम 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 रहता है। तो इससे प्रोवाइड स्टेबिलिटी, तुम्हें स्टेबिलिटी प्रोवाइड होती है। जैसे कि बिग फोर जितनी भी हो गए, डिलाइट, केपीएमजी, ईवाई, ये सब में ना, मतलब ये सब फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है। मतलब यहाँ पे तुम्हें पैसा तो भरपूर मिलेगा, लेकिन काम काम मतलब बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा, एकदम फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, तो क्या, तो एडवांटेज ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इजियर टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एज म्यूचुअल रिलेशनशिप आर क्लियरली डिफाइंड एंड इनएफिशिएंट एम्प्लॉयर कैन बी इजिली हेल्ड अकाउंटेबल। मतलब यहाँ पे फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया, रोल्स एंड ड्यूटीज ऑफ ईच मेंबर आर क्लियरली एक्सप्लिसिटली स्पेसिफाइड होगी, so there is no confusion and it's helpful avoiding duplication of work, duplication of efforts, clarity of duties होगा, unity of command, there is unity of command, जो तुम्हारा हिंदी फेल का था ना, यूनिटी ऑफ कमांड, हाँ वो चीज, यूनिटी ऑफ कमांड एज अ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन मेक्स मोर यूज ऑफ ऑफिशियल चैनल्स एंड कमांड एंड कम्युनिकेशंस, हेल्पफुल एंड अचीविंग ऑब्जेक्टिव। क्या है? It leads to effective accomplishment of objective by providing framework। तुम्हारी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में पूरा एक फ्रेमवर्क रहता है, अच्छा इसको पर्टिकुलर ये काम निपटाना है, ये काम इस टाइम तक निपट जाना चाहिए, तो इससे क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव जो रहता है ना, जो ऑर्गेनाइजेशन का पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को लेकर ऑब्जेक्टिव रहता है, वो जल्दी से अचीव हो जाता है, ठीक। प्रोवाइड स्टेबिलिटी, इट प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू द ऑर्गेनाइजेशन एज बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉय कैन बी फेयरली प्रेडिक्ट सिंस देयर इज स्पेसिफिक रूल टू गाइड देम। तो इसमें क्या होता है, प्रोवाइड स्टेबिलिटी, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्टेबिलिटी रहता है, जब तुम्हारा इतना सब कुछ प्रॉपर्ली अरेंज रहता है तो ऑर्गेनाइजेशन की स्टेबिलिटी टिकी रहती है, ठीक। इसके डिसएडवांटेजेस क्या है? इसमें क्या होता है, डिले इन एक्शन। हाँ, फॉर्मल में डिले इन एक्शन होता है, तुम्हें पता होगा, जब सब ऊपर से नीचे एक साथ रिपोर्ट करते हैं ना, तो एक इसको होते हुए, जैसे कोई एक नया काम आ गया उसमें, तो इसको होते हुए, इसको होते हुए, इसको होते हुए, तो एक्शन को डिले होने में, जैसे कि डेमोक्रेसी में डिले इन एक्शन, डेमोक्रेसी के बेनिफिट है, बट कोई भी एक डिसीजन के लिए ना, यहाँ पास कराओ, ये बिल पास कराओ, वो बिल पास कराओ, इस डिपार्टमेंट से, मतलब कि इस मेंबर पार्लियामेंट जो भी होता है, हाँ, तो वहां से तो डिले इन एक्शन हो जाता है, ठीक। लैक ऑफ इनिशिएटिव होता है, मतलब लैक ऑफ इनिशिएटिव होता है, इग्नोर्स ह्यूमन एलिमेंट, ह्यूमन के सेंटीमेंट, ह्यूमन के एलिमेंट नहीं, तुम्हारा आज का वर्क क्यों नहीं हो पाया, आज तुम बीमार थे, आज बीमार थे, वो सब नहीं मैटर करता, तुम्हें आज का काम निपटा देना चाहिए। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज वही है कि इग्नोर्स ह्यूमन एलिमेंट, जो तुम्हारा ह्यूमन एलिमेंट, जो एक इमोशनल एलिमेंट होता है ना, उससे इग्नोर किया जाता है, वो सब कोई मैटर नहीं, काम है तो काम है, ऐसा होता है, ठीक। तो इसके डिसएडवांटेज है, डिले इन एक्शन, the formal communication may lead to be delay in decision making and action as the official chain of command is to be followed। जैसे कि एक स्केलर चेन होती थी, उसके फॉलो होता है, चेन ऑफ कमांड फॉलो होता है, तो इसीलिए डिले इन एक्शन होता है। लैक ऑफ इनिशिएटिव, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट अलाउ एनी डेविएशन फ्रॉम रिजिडली लेड डाउन पॉलिसीज एंड स्ट्रिक्ट रूल। यहाँ पे पॉलिसीज एंड स्ट्रिक्ट रूल की वजह से इट किल्स द स्पिरिट ऑफ इनिशिएटिव एंड क्रिएटिविटी अमंग द मेंबर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि उसको जो पर्टिकुलर वर्क जो असाइन होता जाता है ना, उस जो एम्प्लॉय जो होती है ना बेचारी, उसकी क्रिएटिविटी, उसकी स्पिरिट को किल कर दी जाती है। लैक ऑफ इनिशिएटिव, वो अपने से कुछ एक नया मतलब कि इनोवेटिव कुछ करने का ये नहीं होता, तो लैक ऑफ इनिशिएटिव होता है। इग्नोर्स ह्यूमन एलिमेंट, इट इग्नोर्स ह्यूमन एलिमेंट। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन प्लेस मोर एम्फसाइज ऑन स्ट्रक्चर एंड वर्क, इट इग्नोर्स इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशन एंड ह्यूमन नीड्स को इग्नोर की जाती है। यहाँ पे सिर्फ वर्क वर्क काम काम, इसलिए। अब यहाँ पे एडवांटेज ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के एडवांटेज क्या हो, वहां पे जो उसके डिसएडवांटेज रहेंगे ना, वो इसके एडवांटेज बन जाएंगे। वहां पे डिले इन एक्शन था, यहाँ पे फास्टर कम्युनिकेशन होगा, डायरेक्ट तुम्हारे दिमाग में कुछ आया, कोई एक अच्छे सा आइडिया है, तुम सीधा मैनेजर को बता दीजिए, तुम एक फ्रैंक हो, बहुत ही ज्यादा फ्री हो एक दूसरे से, तो फास्टर कम्युनिकेशन हो जाएगा। फुलफिल सोशल नीड, तुम्हारी जितनी भी सोशल नीड रहेगी, सोशल लाइफ जो रहती है, वो फुलफिल हो जाएगी। हेल्प इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, और हेल्प इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, हाँ ये होगा हेल्प इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। इसके एडवांटेज देखो पढ़ो। तो फास्टर कम्युनिकेशन में क्या था, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन फॉलोज द इंडिपेंडेंट चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन एज देयर इज नो प्रिस्क्राइब्ड ऑफिशियल चैनल। जैसे कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में ना, तुमको एक चीज हुआ, उसके लिए मेल कर रहे हो, सर ड्यू टू ये करके, इसमें थोड़ा सा फ्रैंक हो तो अपना व्हाट्सएप पे ही टेक्स्ट करके पूछ लिए कि ये कर लिए, तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में फास्टर कम्युनिकेशन। इसके साथ नेक्स्ट क्या है, फुलफिल सोशल नीड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बहुत सारे लोग है ना, इसीलिए जो बहुत ही बड़ी बड़ी बिग फोर हो गई या फिर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं ना, वहां का उन्हें वर्क एनवायरनमेंट पसंद ही नहीं आता, बोलते चार पैसा कम कमाएंगे लेकिन भाई अपना सेहत, अपना सब कुछ सही रहेगा, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब उसमें बोले ना कि जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती है, वहां जो काम काम काम, तो बहुत ही ज्यादा एकदम हेक्टिक शेड्यूल रहता है वहां,
तो फुलफिल सोशल नीड, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन satisfies social needs of the members which is not satisfied in formal organization. This enhances their job satisfaction as it gives them a sense of belongingness. Sense of belongingness होता है कि इमोशनल टच होता है, फुलफिल सोशल नीड्स होती है, ठीक। हेल्प इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, इट कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स फुलफिलमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव बाय कंपनसेटिंग फॉर इनएडिक्वेसीज इन द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो हेल्प इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव भी अचीव हो ही जाता है, तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव का ये होता है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इसके डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं? तो डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं? स्प्रेड रूमर्स, रूमर्स बहुत फैलेंगे। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में सब एक दूसरे से काम 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 है, यहाँ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, जब सारे इंप्लॉयज एक अच्छा सारा बॉन्ड दोस्ती टाइप का है, तो रूमर्स फालतू फालतू बात बहुत फैलती है, तो स्प्रेड ऑफ रूमर्स होता है। रेसिस्टेंट टू चेंज हो जाता है, कोई इंप्लॉय जैसे कि उसमें फॉर्मल रहता है ना, कोई एक ऊपर से ऑर्डर आ गया ये चीज चेंज करना है, तो सब मतलब कि सबके लिए वो होगा कि हाँ वो चीज करना ही पड़ेगा। यहाँ इनफॉर्मल में होता है क्या कि जब एक भाई बंधु टाइप का रिलेशन बन जाता है, तो कोई ये हो गया तो एम्प्लॉय सब बोलता है अरे नहीं नहीं थोड़ा सा ऐसे करते हैं ना, ऐसे अपना मतलब कि एक इनफॉर्मल होने का ये एक नुकसान चीज होता है, रेसिस्टेंट टू चेंज हो जाता है, ठीक। प्रेशर ऑफ ग्रुप नॉर्म्स होता है, प्रेशर ऑफ ग्रुप नॉर्म्स, तो इसके क्या स्प्रेड रूमर्स, व्हेन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्प्रेड रूमर्स, बहुत ही ज्यादा रूमर्स स्प्रेड होते हैं। रेसिस्टेंट टू चेंज, द मैनेजमेंट मे नॉट बी सक्सेसफुल इंप्लीमेंटिंग द चेंज इन द इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, oppose them, such a resistance to change may delay and restrict growth। मतलब कि कोई एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है कोई एक चेंज करने के लिए, लेकिन बहुत ही सालों साल से चलते चले आ रहा है, एक इनफॉर्मल रिलेशन बिल्ड हो गया है, तो इंप्लॉय सब थोड़ा सा अपोज कर रहे हैं उस चीज के लिए, तो मैनेजर उतना अच्छे से अपने आप को ये नहीं कर पाता है, कमांड उसका उतना अच्छा ये नहीं होता, तो रेसिस्टेंट टू चेंज होता था, बहुत ही बुरी चीज होती है एक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के लिए। प्रेशर ऑफ ग्रुप नॉर्म्स, in case of informal organization people are under pressure to observe group norms, this can be harmful to the organization to the norms set by the group or against organizational interest। कोई ग्रुप प्रेशर ऑफ ग्रुप नॉर्म, कोई एक ग्रुप हो गया उसका ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है उससे एक डिफरेंट ही उसका पर्सपेक्टिव चल रहा है, तो उससे ये होता है, तो ये एक डिसएडवांटेजेस हो जाते हैं, ठीक। तो इसका जो क्या है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का एनसीईआरटी बुक में है ना, तुम्हारा एक यहाँ पे एक चार्ट दिया होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए चार्ट को मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दिया। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग के ये देखा जाए तो स्ट्रक्चर ऑफ अथॉरिटी रिलेशनशिप क्रिएटेड बाय द मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के थ्रू अथॉरिटी क्रिएटेड होता है, स्ट्रक्चर क्रिएट होता है। और इनफॉर्मल क्या होता है? नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप अराइजिंग आउट एंड इंटरेक्टिंग अमंग एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज के बीच में से कोई एक लीडर निकल के आ जाता है और वो हो जाता है, इस तरह से हो जाती है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में। ओरिजिन अराइज एज रिजल्ट ऑफ कंपनी रूल्स एंड पॉलिसी, ये स्टार्टिंग से रहता है, जब कंपनी का रूल पॉलिसी, जब तुम बड़े बड़े लोग जो मतलब कि टॉप लेवल के लोग जो रहते हैं वो ऑर्गेनाइज करते हैं सब कुछ, तो यहाँ पे उसी टाइम से ये रहता है और फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में। और इसमें क्या अराइजेज एज अ रिजल्ट ऑफ सोशल इंटरेक्शन, लोग की बातचीत ज्यादा हो रही है, कोई एक बंदा कम्युनिकेशन में बहुत अच्छा है, तो अच्छा भाई तुमको एचआर बना दिए, तुमको कम्युनिकेट करना है एक दूसरे से, तुमको मैनेजर बना दिए, तो इस तरह से हो जाता है। तो इनफॉर्मल का ये होता है, ठीक। अथॉरिटी, तो अथॉरिटी क्या अराइजेज बाय वर्च्यू द पोजीशन इन मैनेजमेंट, तो यह क्या होता है कि जो मैनेजमेंट के थ्रू जो रहता है ना, वैसे कौन किसको अथॉरिटी होगी, किसकी कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, अराइजेज आउट ऑफ पर्सनल क्वालिटीज, तो क्वालिटीज के थ्रू यहाँ पे अथॉरिटी यहाँ पे ये हो जाती है। बिहेवियर, तो क्या इज डायरेक्टेड बाय रूल्स, तो यहाँ पे जो होता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन रूल्स रेगुलेशन के थ्रू बिहेवियर होता है, किसको कितनी इज्जत देनी है, किससे कैसे बात करनी है, तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है। कभी किसी को डेजिग्नेशन के थ्रू किसी को इज्जत नहीं देनी चाहिए, मैं ऐसे ही बोल दिया तुम्हें एक लेमैन लैंग्वेज में समझाने के लिए, बट देयर इज नो सेट बिहेवियर ऑफ पैटर्न, यहाँ पे कोई एक पैटर्न सेट नहीं रहता, फॉर्मल में सब कुछ एक स्ट्रक्चर वे में रहता है। क्या फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन टेक प्लेस थ्रू देयर स्केलर चेन, यहाँ पे एक दो मतलब कि ऊपर से नीचे जाएगा तो स्केलर चेन जो था ना उसे फॉलो करते हुए जाता है। यहाँ पे क्या फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन इज नॉट थ्रू प्लान्ड रूट, इट कैन टेक प्लेस इन डायरेक्शन, कोई एक छोटे से बंदे को अच्छा सा एक आइडिया आया, वो एक टॉप लेवल के मैनेजर को बता दिया। यहाँ पे इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में ना थोड़ा चुगली वुगली वाला चीज भी थोड़ा ज्यादा रहता है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में उस टाइप का चीज नहीं रहता, हर के अपने बेनिफिट है, अपने कॉन्स प्रोस सब है, ठीक। नेचर क्या होता है? नेचर यहाँ पे रिजिड होता है भाई, यहाँ पे तुम्हें काम है तो रिजिड एकदम, यहाँ पे थोड़ा फ्लेक्सिबल रहता है, आज का काम नहीं हो पाया, आज का 100% प्रोडक्टिविटी नहीं हुआ, कल कर लेंगे, ऐसा करके रहता है, फ्लेक्सिबल रहता है, ठीक। यहाँ पे लीडरशिप, मैनेजर्स आर लीडर, यहाँ पे मैनेजर जो होते हैं वो लीडर रहते हैं। और यहाँ पे जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन रहते हैं, यहाँ पे मैनेजर ऐसा कोई पहले से मैनेजर रहता है, ठीक है, वरना कोई इसमें से कोई बढ़िया सा बंदा रहता है तो उसे ही मैनेजर बना दिया जाता है, इसी इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का इस टाइप का चीज रहता है, ठीक। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एडवांटेज क्या थे, डिसएडवांटेज क्या थे, अपना सा ध्यान लगाओ, क्या होगा क्या होगा, अपने से बना के तो लिख ही लोगे, लेकिन मोटा मोटी तुम्हें पता होना चाहिए, जितने भी हेडिंग जो जितनी भी चीज है ना वो चीज तुम्हें खुद से याद रहनी चाहिए, ठीक। इसी के साथ हमारा अब ये टॉपिक भी फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट हो गया। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आ रहे हैं, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बाद है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, ये टॉपिक भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो डेलीगेशन क्या मतलब होता है? डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, तो एक हर ऑर्गेनाइजेशन में ना डेलीगेशन करना ही पड़ता है।
तो डेलीगेशन क्या है? डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, डिवीजन ऑफ अथॉरिटी, अथॉरिटी का डिवीजन करना एंड पावर्स डाउनवर्ड टू द सबऑर्डिनेट्स, पावर को डाउनवर्ड करना सबऑर्डिनेट्स में। डेलीगेशन इज अबाउट इंटरेस्टिंग समवन एल्स टू डू पार्ट्स ऑफ योर जॉब। डेलीगेशन क्या होता है? कोई एक बंदे पर तुम एक भरोसा करते हो कि तुम अपना काम कोई और से करवाने लगते हो, उस चीज की उसे अथॉरिटी दे देते हो, तो ये होता है अपने काम को डेलीगेट कर देना दूसरे पे, तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी होता है। ए मैनेजर कांट डू ऑल वर्क हिमसेल्फ। एक मैनेजर, तुम ही सोचो ना, कोई कंपनी का मालिक बन के सोचो, तो तुम सारा काम अकेले नहीं कर सकते। तो डिलिबरेटली passes the sum of his responsibility to his subordinates. Manager also shares some of his authority with his subordinates so that the responsibility can be carried out properly. जैसे कि तुम अपने इंडियन डेमोक्रेसी में देखो, जैसे कोई एक प्राइम मिनिस्टर है, कोई एक होम मिनिस्टर है, फाइनेंस मिनिस्टर है, और कितने कितने मिनिस्टर होते हैं, रोड एंड ये मिनिस्टर होते हैं, रेलवे मिनिस्टर होते हैं, तो हर के लिए एक अलग अलग टाइप के मिनिस्टर बने। एक आदमी हर चीज नहीं कर पा रहा, तो इसी के लिए हमें अपनी पावर जो है, एक जैसे कि एक पीएम की ही पावर थी ना, वो अपनी पावर डेलीगेट कर दिया कि भाई अब से रेलवे का तेरा ही काम है पूरा करना, तो रेलवे का एक तू मिनिस्टर बन गया, तो इस टाइप का। तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी होता है। तो किसी भी कंपनी जो होती है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है, वहां पे मतलब कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी तो करना ही पड़ता है। तो डेलीगेशन से थोड़ा थोड़ा नहीं लग रहा कि जो पहले पहले चैप्टर में पढ़े थे, सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन ही डेलीगेशन है, नहीं, डिसेंट्रलाइजेशन डिफरेंट चीज हो गया, डेलीगेशन डिफरेंट चीज है। वो अभी हम लोग इसी चैप्टर में अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, डिसेंट्रलाइजेशन को भी और डेलीगेशन में। बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन रहता है डेलीगेशन में और डिसेंट्रलाइजेशन में, आज इस कंफ्यूजन को तो क्लियर कर ही लेंगे। तो चलो अब हम लोग पहले एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन समझते हैं। एलिमेंट, तो डेलीगेशन के ना 3 एलिमेंट है। कितने? 3 एलिमेंट है। पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक अथॉरिटी, और उसके बाद अकाउंटेबिलिटी। जैसे कि तुम्हें पता होगा, डेलीगेशन के साथ सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, तुम्हारे पास जिम्मेदारी आती है, जिम्मेदारी के साथ साथ तुम्हें पावर आती है, उस काम को करवाने की तुम्हें क्षमता मिलती है, उस काम को तुम खुद से कर सकते हो या फिर किसी से करवा सकते हो, तो अथॉरिटी मिलती है, ठीक। उसके बाद वो काम को जो रिपोर्ट करोगे, अकाउंटेबिलिटी, तो तुम इसके लिए अकाउंटेबल भी होगे। तो ये क्या है? एनसीईआरटी का फिर एक स्क्रीनशॉट में लगाया हूं, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी को समझने के लिए। मीनिंग के थ्रू देख दिया जाए तो राइट टू कमांड, अथॉरिटी हो गया, राइट टू कमांड हो गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म असाइन टास्क, जो तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो तुम्हारे पास जिम्मेदारी आई, उससे ऑब्लिगेशन है, उस चीज को परफॉर्म करना है, उस टास्क को परफॉर्म करना होगा। और अकाउंटेबिलिटी, अगर तुम ये जो तुम्हारे पास काम जिम्मेदारी मिली है और जो तुम्हारे साथ साथ तुम्हें पावर मिली है, ये जैसे कि तुम्हें एक कोई काम करवाना है, तो तुमको एक बंदा को हायर कर दिया और उसे तुम पावर भी दे दिया कि भाई तुम्हें अगर देख भाई ये काम खुद कर सकता कर, तुम 4 बंदे रख सकते हो, 5 बंदे रख सकते हो, रखो, लेकिन ये काम पूरा हो जाना चाहिए। अगर ये काम पूरा नहीं होता है तो हम ये जो 5 बंदे रखी इससे नहीं पूछेंगे, ये जो बीच में जो बंदा था ना जिसे मैं असाइन किया, उससे सवाल करेंगे, भाई क्यों नहीं हुआ ये काम, तो अकाउंटेबिलिटी उस बंदे से होगी। तो अकाउंटेबिलिटी कैन नेवर बी डेलीगेटेड, ये चीज आगे बताता हूं, अभी पहले ये चीज समझो। डेलीगेशन, डेलीगेशन कैन बी डेलीगेटेड। अथॉरिटी, तुम पावर को, जैसे मैं बताया ना कि कोई एक बंदा को तुम काम कर दिया कि भाई ये तुझे ये काम परफॉर्म करके देना है। अब तुम जैसे कि तुम समझ लो घर के लिए तुम ठेकेदार रखते हो कि कोई एक घर बनवाना है, उसके लिए तुम ठेकेदार रख दिए। अब तुम कोई एक ठेकेदार बंदे को हायर किया, अब ठेकेदार को तुम अथॉरिटी दे दी कि भाई ये देख तू पैसा ले ले, इतना दिन में काम करना है, ये करना है, वो करना है। अब ठेकेदार के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो 10 मिस्त्री रखे, 5 मिस्त्री रखे, वो अपनी अथॉरिटी, वो अपने पावर उसके पास है ना, वो अपने ये कर लिए। अगर वो टाइम पे पूरा नहीं होता है तो मैं ये ठेकेदार से पूछूंगा ना क्यों नहीं हुआ पूरा, तो ये ठेकेदार जवाबदेही होगा। अब मैं ये छोटे, तो ये ठेकेदार ये चीज कभी नहीं बोल सकता, ये जो अपना जो मिस्त्री है ना वो काम नहीं कर पा रहा, वो काम नहीं, वो चीज मुझे लेना देना नहीं है, ये ठेकेदार काम क्यों नहीं किया पूरा, इससे मैं अकाउंटेबिलिटी कैन नेवर बी डेलीगेटेड। तो अगर मैं जब जाके ठेकेदार से सवाल कर रहा हूं कि भाई तू ये काम पूरा नहीं किया, तो ये ठेकेदार कभी नहीं बोल सकता कि नीचे में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, उससे अकाउंट जवाबदेही होनी पड़ेगी, तो ये डेलीगेट नहीं हो सकती। तुम पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, जो तुम्हें मैं जैसे समझ लो कोई जैसे एक ठेकेदार बता रहा हूं, तो ठेकेदार को तुम जो पावर दिए तो वो पावर आगे डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है ठेकेदार अपने काम करवाने के लिए। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट कर सकता है अपने, इसको इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके पास इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट अकाउंटेबिलिटी वो नेवर बी डेलीगेटेड। अकाउंटेबिलिटी मैं हमेशा जो उसका जो टॉप लेवल का मैनेजर रहेगा ना, वो हमेशा उससे अकाउंटेबल होगा, ठीक। ओरिजिन, तो अथॉरिटी का ओरिजिन क्या होता है? अराइजेस फ्रॉम फॉर्मल पोजीशन, जो अथॉरिटी जितनी पावर मिलती है, अराइजेस फ्रॉम डेलीगेटेड अथॉरिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिस पर्टिकुलर वर्क के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, अराइजेस फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी, जितनी जिम्मेदारी रहेगी उतने के लिए तुम अकाउंटेबल रहोगे, ठीक। तो क्या फ्लो कैसा होता है? फ्लो डाउनवर्ड फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट। अथॉरिटी का होता है डाउनवर्ड, सुपीरियर से सबऑर्डिनेट। अथॉरिटी ऊपर से, ऊपर सबसे ज्यादा पावर रहती है, उसके बाद कम पावर, उसके बाद कम पावर, हाँ। रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्लोज अपवर्ड फ्रॉम सबऑर्डिनेट, सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी, मतलब कि सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नीचे वाले के पास होती है, उसके बाद ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसका अकाउंटेबिलिटी
फ्लोज अपवर्ड फ्रॉम सबऑर्डिनेट टू द सुपीरियर। तो यहाँ क्या फ्लोज अपवर्ड, अकाउंटेबिलिटी नीचे से, भाई तुम्हें जवाबदेही होगा, इसके लिए ये जवाब पूछेगा इससे, ये जवाब इससे पूछेगा, ये जवाब इससे पूछेगा, ऊपर वाला नीचे से जवाब पूछ देगा, तो अकाउंटेबिलिटी। ठीक, तो अथॉरिटी मस्ट बी इक्वल टू रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो तुम किसी को भी असाइन करोगे ना, तो जितनी उसके पास पावर रहेगी, जितनी अथॉरिटी रहेगी, उसी की बराबर रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। तो अथॉरिटी मस्ट इक्वल टू रिस्पॉन्सिबिलिटी, और अकाउंटेबिलिटी कैन नेवर बी डेलीगेटेड। तो मैं जैसे ठेकेदार वाला एग्जांपल बताया, तो अकाउंटेबिलिटी, जब अगर तुम्हें वो काम असाइन किया गया, तो तुम नीचे वाले का ये नहीं बोल सकते कि ये काम हुआ क्यों नहीं हुआ, तुम्हें खुद की वो सारी गलती तुम्हारी है। अगर तुम्हारा मिस्त्री नहीं आया या फिर तुम्हारे उसमें कोई भी फ्लॉस था, ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम क्यों नहीं किए, तो अकाउंटेबिलिटी उसकी होगी जिससे असाइन किया जाएगा। तो अकाउंटेबिलिटी कैन नेवर बी डेलीगेटेड। समझ आ गया कि डेलीगेशन के 3 एलिमेंट थे, एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी, अकाउंटेबिलिटी। ठीक, अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की इंपॉर्टेंस क्या है, तो इसके क्या है 6 इंपॉर्टेंस है। क्या इफेक्टिव मैनेजमेंट होगा, हाँ इफेक्टिव मैनेजमेंट हर जगह लगा सकते हो, इफेक्टिव मैनेजमेंट, एम्प्लॉय डेवलपमेंट, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, जैसे समझ लो मैं बताया था ना, सीए का एग्जांपल लिया था कि सीए वगैरह जो एक्सपर्ट जो 5-10 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है, तो वो अपने अंदर कुछ जूनियर सीए वगैरह से काम करवाते हैं, तो वो क्या एम्प्लॉय का डेवलपमेंट होता है। अब वो जो जूनियर सीए हैं, वो काम करते करते सीख गए, हर तरह की उन्हें गलती, हर तरह का चीज सीख गए वो ये काम करते करते, तो अब वो कल के लिए वो रेडी हो रहे हैं कि एम्प्लॉय का डेवलपमेंट हो रहा है, अब कल के लिए वो मैनेजर डेवलप हो रहा है। ठीक, तो इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन अथॉरिटी, तुम्हें एक नया, जैसे कि समझ लो जैसे सुंदर पिचाई आज सीईओ ऑफ गूगल है, तो ऐसे ही नहीं बन गया, वो पहले कुछ मतलब कि कुछ और मैनेजर थे, कुछ उनका एक चार्ट है वो देख लेना, तो वो धीरे धीरे करके एक दिन में कोई सीईओ नहीं बन जाता है, तो उसको पहले पहले एम्प्लॉय का डेवलपमेंट होता है। तो डेली उनके ऊपर जिम्मेदारी दी, वो जिम्मेदारी को सही से फुलफिल कर दिया, उसके बाद और जिम्मेदारी दी गई, वो और जिम्मेदारी अच्छे से कर दिया, तो उसका मतलब कि अथॉरिटी बढ़ाती दी जाती है उसकी। ठीक, तो एम्प्लॉय डेवलपमेंट होता है, मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉय, एम्प्लॉय का मोटिवेशन होता है, फैसिलिटेशन ऑफ ग्रोथ। एम्प्लॉय का मोटिवेशन कैसे हुआ, तुम्हें डेलीगेट करते हो अथॉरिटी, तो तुम्हें लगता है कि अरे यार मेरे को बॉस, मेरे सीनियर मेरे को ये इस काबिल समझे कि मुझे ये काम दिए, तो एम्प्लॉय का मोटिवेशन बिल्ड होता है। अच्छा, फैसिलिटेशन ऑफ ग्रोथ होता है, रिड्यूस वर्कलोड ऑफ मैनेजर, मैनेजर जो पहले सारा काम कर रहा था, अब वो अपनी पावर को डेलीगेट कर दिया, तो डेलीगेट कर दिया तो मैनेजर भी थोड़ा रिलैक्स कर दिया। मैनेजर ऐसा नहीं कि मैनेजर रिलैक्स हो गया तो मैनेजर अब फालतू है, मैनेजर अब इस काबिल बन गया कि वो अब कोई और से काम करवा सकता है, वो घिस घिस के वहां तक पहुंचा है। ठीक, इसका नेक्स्ट क्या है, बेटर कोऑर्डिनेशन। तो ये जब डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी हो गया तो बेटर कोऑर्डिनेशन हो ही जाता है ऑटोमेटिक। क्या, इफेक्टिव मैनेजमेंट। मैं एक एक बार रेट कर दे रहा हूं कि बहुत सारे है ना, तुम लोग रीड भी नहीं करते हो बुक, एटलीस्ट बुक खुद से रीड कर लिया करो। तो इफेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट क्या है, इन द प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन मैनेजर पास देयर रूटीन वर्क टू द सबऑर्डिनेट्स सो दे आर फ्री टू कंसंट्रेट ऑन अदर इंपॉर्टेंट मैटर व्हिच हेल्प्स देम टू टेक कंसंट्रेट एंड डिसीजन टू क्रिटिकल मैटर। मैनेजमेंट का इफेक्टिव मैनेजमेंट होता है, अब जो मैनेजमेंट है वो जो छोटा मोटा बेसिक काम है वो आप नीचे वाले को असाइन कर दिया कि अब वो जो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है उस पर ध्यान दे सके। ठीक, employee development, as a result delegation of employee get more opportunity to utilize their talent by doing the task manager employee develop their skill and they development manager talent for future। मैं यही बताया था, employee का डेवलपमेंट होता है, वो जो आज मतलब कि सीए जो काम कर करके पहुंचा है वो कल का मैनेजर बनेगा, वो काम करते करते पहुंचेगा तो इस काबिल बनेगा, तो फ्यूचर के लिए हम लोग मैनेजर भी तैयार करते हैं। ठीक, motivation of employees in delegation, when manager sharing his responsibility and authority with the subordinate it motivate employee। वही ना, मैनेजर मुझे इस काबिल समझा कि मैं इस काम के काबिल हूँ, वो काम अच्छे से किया, उसको और अप्रिसिएशन मिल गया, उसे इंसेंटिव मिला, बोनस मिला, हाँ तो होता है। facilitate organizational growth, in this process manager delegate responsibility according to the qualification of subordinates, this leads the employee development and organizational growth, facilitate organizational growth, obvious सी बात है। नेक्स्ट क्या होगा, रिड्यूस वर्कलोड ऑफ मैनेजर, वर्कलोड ऑफ मैनेजर इन डेलीगेशन ऑफ मैनेजर आर अलाउड, जो फर्स्ट में बताया था ना कि मैनेजर का वर्कलोड कम हो जाए तो वो अब कंसंट्रेट करेगा दूसरे वर्क पे, शेयर देयर रिस्पांसिबिलिटी एंड वर्क विद देयर सबऑर्डिनेट्स व्हिच रिड्यूस द वर्कलोड ऑफ मैनेजर। बेटर कोऑर्डिनेशन, डेलीगेशन नीड्स बेटर कोऑर्डिनेशन इन प्रोसेस ऑफ शेयरिंग अथॉरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी, मैनेजर्स डेवलप कोऑर्डिनेशन टू डू सो। यहाँ पे बेटर कोऑर्डिनेशन बन जाती है, जब मैनेजर के पास वर्कलोड कम हो गया तो वो कोऑर्डिनेट अच्छे से कर पा रहा है, तो ऑब्जेक्टिव अच्छे से अचीव हो रहा है, तो सब कुछ अच्छा अच्छे चलता जाता है। ठीक, जो बेटर कोऑर्डिनेशन हो जाता है। इसी के साथ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन तुम अच्छी तरीके से जानते हो कि क्या है डिसेंट्रलाइजेशन, पावर को है ना डिस्ट्रीब्यूट कर देना, डिसेंट्रलाइज होता है। ठीक, हाँ मोटा मोटी शब्दों में ये होता है डिसेंट्रलाइजेशन रेफर्स टू, लेकिन अभी है ना दिक्कत क्या होगी, डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में कंफ्यूजन होगा कि डेलीगेशन में भी तो पावर भी हम दूसरे को डेलीगेट कर रहे हैं और डिसेंट्रलाइजेशन में पावर भी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, तो क्या मतलब हुआ,
मेरे वर्ड ही पे गौर करो, पावर को डेलीगेट कर दे रहे हैं, यहाँ पे पावर डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। क्या हो रहा है? डिसेंट्रलाइजेशन रेफर्स टू द सिस्टमेटिक ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी थ्रू ऑल द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट इन ऑल डिपार्टमेंट एक्सेप्ट दैट व्हिच कैन बी एक्सरसाइज्ड ओनली एट सेंट्रल पॉइंट। देखो, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में क्या होता है कि तुम अपनी पावर को है ना एक एक ही बंदे के साथ डेलीगेट करते हो, कोई एक सिंगल आदमी के साथ डेलीगेट करते हो अपनी पावर को, तो वो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी होता है। और डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है कि तुम है ना, तुम्हारी जितनी भी काम है, जितनी भी तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो तुम अलग अलग डिपार्टमेंट बना लिए, अलग अलग लोग बना लिए, तो अपने अपनी पावर को है ना डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अलग अलग डिपार्टमेंट में, है ना वो डेलीगेट मतलब कि डिसेंट्रलाइज कर लिया। तो ये तुम समझ लो कि मोटा मोटी है ना डेलीगेशन जो होता है ना, उसी के आगे का एक स्टेप समझ लो डिसेंट्रलाइजेशन को। अच्छा, तो डिसेंट्रलाइजेशन में क्या करते हो, तुम्हारी जो मेन जो जो एक सेंट्रल पॉइंट में जो एक पावर होती है, जो चेयरमैन या फिर सीईओ वगैरह के पास जो पावर रहती है, वो तो हुई, वो तो तुम डिसेंट्रलाइज नहीं करते हो, बट जो इतनी भी और भी पावर होती है वो डिसेंट्रलाइज कर देते हो अलग अलग डिपार्टमेंट में, इन ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, हर एक लेवल्स में, सुपीरियर में, सबऑर्डिनेट में, लोअर लेवल, मिडिल लेवल, जितने भी होते हैं टॉप लेवल, सब में डिसेंट्रलाइज होती है पावर। बट जो डेलीगेशन होती है ना, तो अपनी पावर को डेलीगेट करते हो बस एक इसमें, जैसे कि चेयरमैन अपनी पावर को डेलीगेट कर देता है सीईओ में, एक तरह से समझ लो, ठीक, ये होता है रिलेशनशिप बिटवीन डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। अब यहाँ पे थोड़ा घिचपिच हो गया, मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन रिलेशनशिप बिटवीन डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन तुम्हें अच्छे से समझ में आएगा। देखो, डिसेंट्रलाइजेशन इज द एक्सटेंशन ऑफ डेलीगेशन। मैं बोला ना कि डेलीगेशन के आगे का स्टेप ही समझ लो डिसेंट्रलाइजेशन। देखो, हर ऑर्गेनाइजेशन में डेलीगेट करना, काम को डेलीगेट करना तो जरूरी ही है। इन डेलीगेशन द अथॉरिटी इज शेयर बिटवीन 2%। देखो, डेलीगेशन में क्या होता है कि अथॉरिटी है ना शेयर होते हैं सिर्फ 2% के बीच में, और डेलीगेशन है ना, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में डेलीगेशन तो करना ही पड़ता है। कोई एक आदमी है तो वो अपने वर्क को डेलीगेट करता है दूसरे पे, तो अपना एक काम होता है। बट डिसेंट्रलाइजेशन, जैसे तुम्हें पता होगा, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट बन गए, डिफरेंट डिफरेंट हेड बन गए, डिफरेंट डिफरेंट ये है, तो डिसेंट्रलाइजेशन है ना, जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, उसमें डिसेंट्रलाइजेशन तो करना ही पड़ता है। छोटी मोटी ऑर्गेनाइजेशन है तो डेलीगेशन ऑफ वर्क से ही हो रहा है, तुम ही एक ले दे के करता धरता हो हर चीज के, तो ये होता है डेलीगेशन। इन डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटीज शेयर बिटवीन 2% ओनली। एग्जांपल क्या है? मैनेजर एंड सबऑर्डिनेट्स। देखो, मैनेजर हो गया, एक सबऑर्डिनेट्स हो गया, तो डेलीगेशन इन दोनों के बीच में डेलीगेशन है, ठीक। वेयर एज डिसेंट्रलाइजेशन क्या हो गया? मेनी पीपल एट एवरी लेवल, बहुत सारे लोग बहुत सारे लेवल पे आर इन्वॉल्व। जैसे कि एग्जांपल देख लो, डायरेक्टर्स हो गए, प्रोडक्शन हेड हो गए, प्रोडक्शन मैनेजर्स हो गए, सुपरवाइजर हो गए, इतने सारे लोग। तो ये सारे जो डायरेक्टर के पास भी थोड़ी मोड़ी पावर है, प्रोडक्शन वाले के पास भी थोड़ी मोड़ी पावर है, प्रोडक्शन मैनेजर उसके पास भी पावर है, सुपरवाइजर जो है उसके पास भी पावर है थोड़ी थोड़ी। तो ये क्या हो गया? डिसेंट्रलाइज, हर एक में ये हो गया। बट एक जो मैनेजर है उसके वो जो सबऑर्डिनेट है, वो अपनी मैनेजर अपनी पावर को है ना डेलीगेट कर दिया सबऑर्डिनेट पे, तो वो बस एक दो बंदे के बीच का काम है। बट डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है कि अपन एक ऑर्गेनाइजेशन का वर्क जो होता है ना, वो डिसेंट्रलाइज हो जाता है अलग अलग डिपार्टमेंट में, ठीक। डेलीगेशन इज नेसेसरी इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन बट डिसेंट्रलाइजेशन इज नॉट। मैं यही बोला था कि कोई छोटी मोटी भी ऑर्गेनाइजेशन हो तो डेलीगेशन ऑफ वर्क तो होगा ही, बट डिसेंट्रलाइजेशन बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में जरूरत पड़ती है। एवरी मैनेजर हैज टू शेयर सम अथॉरिटी टू द लोअर लेवल टू गेट वर्क डन from them. No manager is expert to do all activities. कोई आदमी हर कुछ तो नहीं है ना कि भाई कि हर चीज वो कर ले। But decentralization is required when an organization grows and expand. Decentralization में ही बोला कि भाई मार्केटिंग डिपार्टमेंट, सेल डिपार्टमेंट, इतने सारे डिपार्टमेंट खोलने की जरूरत तब पड़ेगी जब तुम्हारा जब जो ऑर्गेनाइजेशन रहेगी वही बहुत सारे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन रहेगी, तब ना तुम अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग हेड बनाओगे। 4 लोगों की कंपनी है तो उसमें क्या अलग अलग डिपार्टमेंट बन रहा है, ठीक। When delegation is extended then it's create decentralization, ठीक। जैसे मोटा मोटी जो न्यू स्टार्टअप होते हैं ना, वहां पे डेलीगेशन ऑफ वर्क होते हैं। जैसे समझ लो कि 4-5 लोग मिलकर कंपनी स्टार्ट करते हैं स्टार्टअप में, उसके बाद जब कंपनी बड़ी होने लगती है तो अलग अलग डिपार्टमेंट बनने लगता है। मोटा मोटी दिमाग में यही सोच चुके चलो कि हाँ हाँ ऐसे ही होता है। इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, डेलीगेशन की इंपॉर्टेंस समझ गए थे, बट डिसेंट्रलाइजेशन की इंपॉर्टेंस क्या होता है? डेवलप्स इनिशिएटिव्स अमंग सबऑर्डिनेट्स। क्या होता है? डेवलपमेंट्स मैनेजरियल टैलेंट फॉर द फ्यूचर। मोटा मोटी घिसापिटी सब एक ही है, बट यहाँ पे हमें पॉइंट लिख के लिखना है तो हम यहाँ पे पॉइंट यूज कर लिया, वहां पे हमें पॉइंट लिखना था वहां पे हम लोग पॉइंट बना लिए, अपने आप में है, अपने हाथ से। ये ऐसा नहीं है कि तुम्हारे पास 6 पॉइंट है तो तुम 6 ही लिख सकते हैं, 7वां लिख सकते हैं। दिमाग में आ गया, मिलता जुलता है, अगर सब कुछ सही है तुम 7वां पॉइंट बना लो, ठीक। डेवलप मैनेजर्स टैलेंट फॉर द फ्यूचर। क्या है? क्विक डिसीजन मेकिंग, रिलीव टू टॉप मैनेजमेंट,
टॉप मैनेजमेंट को रिलीफ मिलता है, फैसिलिटेट्स ग्रोथ होता है, बेटर कंट्रोल होता है। क्या इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन यही है। तो डिसेंट्रलाइजेशन क्या है? डेवलप्स इनिशिएटिव अमंग सबऑर्डिनेट्स। क्या? पासिंग ऑफ अथॉरिटी एट मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल शो द ट्रस्ट एंड फेथ टॉप लेवल इन देयर सबऑर्डिनेट्स एंड दिस ट्रस्ट एंड फेथ मोटिवेट द एम्प्लॉय वर्किंग एट डिफरेंट लेवल्स एज दे आर अलाउड टू कीप डिसीजन विदाउट सीकिंग अप्रूवल ऑफ सुपीरियर्स। समझ में आ रहा होगा डेवलपमेंट ऑफ इनिशिएटिव अमंग सबऑर्डिनेट्स का मतलब ये। नेक्स्ट क्या है? डेवलपमेंट मैनेजर टैलेंट फॉर फ्यूचर। ये जाहिर सी बात है, हर जगह तुम यूज कर सकते हो डेलीगेशन या फिर डिसेंट्रलाइजेशन में। इन डिसेंट्रलाइजेशन मैनेजर्स आर वर्किंग एट लोअर एंड मिडिल लेवल आल्सो लर्न द आर्ट ऑफ मेकिंग डिसीजन। वो भी देखते देखते समझते समझते सीख जाता है कि अच्छा कैसे अब काम करवाया जाता है ये सब। हाँ, क्विक डिसीजन मेकिंग होता है। इन द डिसेंट्रलाइजेशन प्रोसेस डिसीजन मेकिंग इज नॉट रिस्ट्रिक्ट few hands only, but decision making of power is entrusted to all managers who are taking action and performing the activities. This is the faster decision. जब डिसेंट्रलाइज रहता है, हर का अलग अलग डिपार्टमेंट बना रहता है, तो कोई भी डिसीजन मेकिंग होता है तो हम लोग फास्ट एक इस पे आ जाते हैं, एक पॉइंट पे। ठीक, रिलीफ टू द टॉप लेवल मैनेजर। टॉप लेवल मैनेजर को रिलीफ मिलता है, जाहिर सी बात है। फैसिलिटेट ग्रोथ होता है। डिसेंट्रलाइजेशन ग्रांट्स मोर ऑटोनॉमी टू द लोअर लेवल। दिस हेल्प द सबऑर्डिनेट्स टू द वर्क in the manager best study to their department. When each department is doing their best and productivity increase, it leads to increase in revenue. जाहिर सी बात है, जब हर के लिए अलग अलग पर्टिकुलर डिपार्टमेंट बन गया, सेल्स वाले सिर्फ सेल्स का ही ध्यान लगा रहे हैं, फाइनेंस वाले सिर्फ फाइनेंस में ध्यान लगा रहे हैं, तो कोई सब एक दूसरे के स्पेशलाइजेशन हो गया एक दूसरे का, तो ग्रोथ अच्छे से हो जा रहा है, वो अच्छे से काम हो रहा है तो पैसा ज्यादा कमा रहे हैं। बेटर कंट्रोल रहता है। जब सबके लिए अलग अलग डिपार्टमेंट है तो कंट्रोल में भी कोई दिक्कत नहीं आती, कोई ज्यादा हौच पौच नहीं होता, सबके लिए अलग डिपार्टमेंट, अलग लोग, हर चीज के लिए असाइन है, तो बहुत ही अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइजिंग वे में होता है सब कुछ। ठीक, बेटर कंट्रोल रहता है। ठीक, तो डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन में डिफरेंस क्या हुआ? अभी भी हमें अच्छे से डिफरेंस नहीं समझ में आया। इसके लिए एनसीईआरटी बुक में ना ये वाला जो चार्ट था ना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अभी नेचर के थ्रू बेसिस देखो, क्या नेचर, क्या डेलीगेशन का नेचर क्या होता है? डेलीगेशन इज कंपलसरी एक्ट बिकॉज नो इंडिविजुअल कैन परफॉर्म ऑल टास्क। देखो डेलीगेशन तो नेसेसरी होगा, छोटी से छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, डेलीगेशन कोई और से काम तो करवाना ही पड़ेगा, तो डेलीगेट करना पड़ेगा अपने वर्क को, तो कोई एक आदमी हर काम नहीं कर सकता, तो डेलीगेशन होगा। डिसेंट्रलाइजेशन, क्या डिसेंट्रलाइजेशन इज एन ऑप्शनल पॉलिसी डिसीजन, इट इज डन एट द डाइसर्केशन ऑफ टॉप मैनेजमेंट। टॉप मैनेजमेंट को लगा कि यार अब इसके लिए ना हमें डिपार्टमेंट थोड़ी सी पावर को ना डिस्ट्रीब्यूट कर देनी चाहिए, बहुत ज्यादा वर्कलोड आ जा रहा है, तो डिसेंट्रलाइजेशन हो गया। बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में जरूरत पड़ी जाती है। फ्रीडम ऑफ एक्शन, मोर कंट्रोल बाय सुपीरियर, hence less freedom to take own decision। यहाँ पे क्या होता है? मोर कंट्रोल रहता है सुपीरियर को। यहाँ पे क्या रहता है? लेस, जब पावर को ज्यादा जगह पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो लेस कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव, हेंस ग्रेटर फ्रीडम ऑफ एक्शन, एक्शन को ज्यादा फ्रीडम रहती है। ठीक, तो डेलीगेशन का स्टेटस क्या होता है? इट इज प्रोसेस फॉलो टू शेयर टास्क। जब ऊपर से टास्क आएगा उसे प्रोसेस, एक है टास्क आया उसे प्रोसेस है उसको फॉलो करना। इट इज द रिजल्ट ऑफ द पॉलिसी ऑफ डिसीजन ऑफ द टॉप मैनेजमेंट। जो टॉप लेवल मैनेजमेंट की जो पॉलिसी जो बन गई है, अच्छा इस लेवल पे जो इस डेजिग्नेशन पे जो बंदा काम करेगा ना, चाहे कोई भी बंदा हो, इस डेजिग्नेशन वाले का ये काम है, तो इस तरह से होता है कि डिसेंट्रलाइजेशन में इस तरह से वर्क होता है। स्कोप के बेसिस पे देखा जाए तो इट हैज नैरो स्कोप। जाहिर सी बात है डेलीगेशन में बस दो ही लोग के बीच में है, तो नैरो स्कोप है, लिमिटेड सुपीरियर्स एंड हिज इमीडिएट सबऑर्डिनेट्स। यहाँ पे क्या? इट हैज वाइडर स्कोप दैट इंप्लाइज एक्सटेंशन ऑफ डेलीगेशन टू द लोएस्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट। यहाँ पे क्या पर्पस, क्या बेसिस अगर देखा जाए, पर्पस के बेसिस पे देखा जाए टू लेसर द बर्डन ऑफ मैनेजर। यहाँ पे मैनेजर का जो बर्डन है उसको लेस करने के लिए तुम अपने नीचे, जैसे कि तुम एक मैनेजर हो कोई एक कंपनी के, तुम इतना साल से काम करा रहे हो, तो उसमें से कोई एक बहुत ही अच्छा एम्प्लॉय है, तुम्हें लगता है कि यार ये भी है ना, ये 4 लोगों पे से काम कराने के काबिल बन जाता है, तो तुम है ना अब उससे एक ये पावर दे दिया कि भाई ये वाला जितना भी काम है ना अब तू ही कर देना, तो अपनी पावर को हम डेलीगेट कर दिए उस पर्टिकुलर इस पे। यहाँ पे लेसर बर्डन हो जाता है, मैनेजर को बर्डन कम हो जाता है। यहाँ पे तो अलग अलग डिपार्टमेंट बन गया, अलग अलग ये हो गया। इंक्रीज द रोल ऑफ द सबऑर्डिनेट्स इन द ऑर्गेनाइजेशन बाय गिविंग टू द मोर ऑटोनॉमी। तो यहाँ पे होता है कि सबऑर्डिनेट्स के पास और ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी स्ट्रेस हो जाती है। तो डिसेंट्रलाइजेशन डेलीगेशन में मोटा मोटी बस यही समझना है, डेलीगेशन में 2 लोगों का काम होता है एक, और डिसेंट्रलाइजेशन में हम लोग हर लेवल की बात करते हैं। ठीक, इसी के साथ हमारा डिसेंट्रलाइजेशन एंड सेंट्रलाइजेशन, हम लोग डिसेंट्रलाइजेशन अच्छी तरीके से समझ ही लिए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, और फर्स्ट सेकंड चैप्टर में हर जगह पढ़ते आ रहे हैं सेंट्रलाइजेशन क्या होता है, डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, तो हमारा कॉन्सेप्ट मोटा मोटी क्लियर ही है। बट यहाँ पे एक बार टॉपिक दिया है तो हम लोग अच्छे से पढ़ लेते हैं, उसके बाद हमारा चैप्टर एंड हो जाएगा फाइनली। तो हम लोग क्या, सेंट्रलाइजेशन। तो सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी रेफर्स टू द कंसंट्रेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग, कंसंट्रेशन ऑफ पावर, सेंट्रलाइजेशन हो जाता है पावर एट द टॉप लेवल। कोई भी एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन होती है तो वहां पे मिक्स रहता है, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन का मिक्सचर रहता है। ठीक, डिसेंट्रलाइजेशन में क्या हुआ, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी रेफर्स द सिस्टमैटिक डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, सिस्टमैटिक डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी।
कौन किस पावर के काबिल है, किसके पास कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जानी चाहिए। तो सिस्टमेटिक डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी थ्रू ऑल द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, लोअर लेवल, मिडिल लेवल, हर एक लेवल की बात हो रही है, टॉप लेवल मैनेजमेंट इन ऑल द डिपार्टमेंट एक्सेप्ट दैट व्हिच कैन बी एक्सरसाइज ओनली एट सेंट्रल पॉइंट। मतलब सेंट्रल पॉइंट के जो मतलब चेयरमैन वगैरह के उसको को छोड़ के जितनी भी पावर है वो डिस्ट्रीब्यूट मतलब की हो जाती है, अलग अलग डिपार्टमेंट हो जाता है, ठीक। तो यहाँ पे सेंट्रलाइजेशन वर्सेस डिसेंट्रलाइजेशन का बहुत ही अच्छा चार्ट है। इस चार्ट को अगर तुम समझ लिए जाओगे ना, कभी भी सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन में दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे क्या मीनिंग के बेसिस पे देखा जाए, सेंट्रलाइजेशन the retention of powers and authority with respect to the planning and decision with the top management is known as centralization। सारी पावर एक जगह कंसंट्रेट करके रखती है, सेंट्रलाइजेशन हो गया। डिसेंट्रलाइजेशन क्या है? the dissemination of authority, responsibility and accountability to the various management levels is known as decentralization। तुम हर एक चीज के लिए अलग अलग लोगों को जिम्मेदारी दे दी है, अलग अलग लोगों को अथॉरिटी दे दी है, तो यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन हो जाती है, ठीक। इन्वॉल्व्स, अगर इन्वॉल्व्स के बेसिस देखा जाए तो सिस्टमेटिक एंड कंसिस्टेंट रिजर्वेशन ऑफ अथॉरिटी। यहाँ पे क्या सिस्टमेटिक डिस्पर्सल अथॉरिटी रहती है, मतलब हर के पास अलग डिफरेंट टाइप की अथॉरिटी है, ठीक। कम्युनिकेशन फ्लो, यहाँ पे क्या वर्टिकल फ्लो रहता है। सेंट्रलाइजेशन में एक बॉस है, उसके नीचे एक है, तो सेंट्रलाइजेशन में वर्टिकल फ्लो रहता है। यहाँ पे क्या ओपन एंड फ्री रहता है, अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग है, लेकिन एक सिंगल मैनेजर है जो कमांड दे रहे हैं, तो उससे यहाँ पे ओपन एंड फ्री रहता है। डिसीजन मेकिंग, सेंट्रलाइजेशन में भाई डिसीजन मेकिंग जाहिर सी बात है स्लो होगा। यहाँ पे हर चीज के लिए एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट बना हुआ है, तो कंपैरेटिवली फास्टर डिसीजन होगा यहाँ पे, ठीक। सेंट्रलाइजेशन के एडवांटेज देखा जाए तो क्या है, जैसे कि अगर तुम्हारे पास सारी पावर है अकेले, तो तुम्हारी कंपनी में छोटे से छोटे डिसीजन, बड़े से बड़े डिसीजन, हर चीज की नॉलेज तुम्हें रहेगी, तो मतलब कि हर चीज का कोऑर्डिनेट तुम तक तो होता रहेगा, तो यहाँ पे ये रहेगा। बट यहाँ पे जरूरत नहीं है तुम्हारे, अगर तुम एक छोटी सी चीज है उसके लिए तुम अलग लोगों को हायर कर सकते हो, भाई इस तरह का डिसीजन तू ले ले। तो यहाँ पे क्या शेयरिंग ऑफ बर्डन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसेंट्रलाइजेशन में क्या बर्डन रिस्पॉन्सिबिलिटी को यहाँ पे शेयरिंग करना होता है, शेयरिंग ऑफ बर्डन रिस्पॉन्सिबिलिटी। पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग, तो यहाँ पे जो डिसेंट्रलाइजेशन में है ना, ये सिर्फ टॉप मैनेजमेंट के ऊपर ही रहता है कि पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग। यहाँ पे क्या मल्टीपल पर्सन हैव द पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग। यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन में जाहिर सी बात है रीजंस देखा जाए तो इनएडिक्वेट कंट्रोल ओवर द ऑर्गेनाइजेशन। जाहिर सी बात है अगर पावर सारी सेंट्रलाइज्ड है तो हर जगह एकदम एडिक्वेट आदमी, हर चीज में तो आदमी ये नहीं ना हो सकता, तो इनएडिक्वेट कंट्रोल ओवर द ऑर्गेनाइजेशन रहता है। यहाँ पे कंसिडरेबल कंट्रोल ओवर द ऑर्गेनाइजेशन रहता है, हर एक चीज के लिए अलग अलग, तो अपने बर्डन को अलग अलग चीज में दिए हुए, डाइल्यूट किए हुए, तो भाई सब कुछ सही से हो रहा है। यहाँ पे क्या बेस्ट सूटेड फॉर, ये क्या स्मॉल साइज ऑर्गेनाइजेशन है, जब तुम्हारी 4 5 6 लोग की कंपनी है तो तुम सेंट्रलाइजेशन कर दिया। बहुत अगर बड़ी कंपनी है, थोड़ी सी बड़ी है, वहां पे क्या लार्ज साइज ऑर्गेनाइजेशन में डिसेंट्रलाइज करनी पड़ती है पावर को। अब हर चीज जब काम बढ़ता जाएगा तो तुम सिर्फ आप ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय का चिक चिक देखते रहोगे कि अपना नया नया काम ही लाओगे, वो काम करोगे, तो बहुत सारा अलग अलग तरह का काम होता है। तो डिसेंट्रलाइजेशन बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में जरूरत पड़ जाती है, ठीक। सेंट्रलाइजेशन वर्सेस डिसेंट्रलाइजेशन तुम्हें समझ में आ गया। इसके साथ साथ यहाँ पे ये वाला जो स्लाइड है ना, ये तुम्हारे पास टास्क है, तुम्हें इस टास्क को है ना, इस स्लाइड को पूरा रेट करना है। सेंट्रलाइजेशन के डिफिनेशन क्या हो गए, एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, इंप्लीमेंटेशन किस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन पे इंप्लीमेंट होनी चाहिए, सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन का बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। खुद रेट करोगे ना, तुम्हारा दिमाग को रहेगा कि हाँ यहाँ पे थोड़ा इफर्ट लगाया था, और मैं उतना देर से पटर पटर बोले जा रहा हूँ, तुम्हारे दिमाग में कुछ ना कुछ तो गया होगा, तो इससे बहुत हद तक तुम्हारे मतलब कि एग्जाम में भी याद आ जाएगा ये चीज। इससे पॉज करके रेट करो ये वाली स्लाइड को प्लीज। उसके बाद हम लोग इसी साथ हमारा फाइनली ये चैप्टर कंप्लीट हो गया यार, बहुत ही देर से मैं बोले जा रहा हूँ एकदम। ये इसी के साथ अब हम लोग अब 5 एमसीक्यू है, तो 5 एमसीक्यू का तुम्हें आंसर देना, और उसके आंसर दे लोगे तुम्हारी इस वीडियो से छुट्टी हो जाएगी। तो पहला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा, देवी और सुधरो। तो पहला प्रश्न क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग पता है, हाँ 4 प्रोसेस थे ऑर्गेनाइजिंग, हाँ कुछ था। ग्रुपिंग जॉब्स को ग्रुप में, ऐसे जितने भी जॉब्स मुझे पता चल गया इतने इतने, तो सबको एक जगह ये करना, ग्रुप बनाना, इसके लिए ये डिपार्टमेंट डिपार्टमेंटलाइजेशन समझ लो। हाँ ये चीज तो है ऑर्गेनाइजिंग का, ये नहीं होगा। नॉट पूछ रहा है। असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, डिवीजन ऑफ वर्क एंड असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, हाँ असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज है भाई, ऑप्शन नंबर बी है। नॉट का पूछ रहा है डिसीजन मेकिंग, डिवीजन ऑफ वर्क को डिवाइड करना, लेकिन डिसीजन मेकिंग ऑप्शन नंबर सी जो है, डिसीजन मेकिंग कहां से आ गया? ऑर्गेनाइजिंग में तो हमें डिसीजन मेकिंग वो सब हो जाता है, हमारा पहले हो जाता है, डिसीजन मेकिंग नहीं होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्लियरली डिफाइंस व्हाट टास्क एंड एक्टिविटीज शैल बी कैरिड आउट द पर्टिकुलर जॉब। क्या लिखा है, क्लियरली डिफाइंस व्हाट टास्क एंड एक्टिविटीज शैल बी कैरिड आउट ए पर्टिकुलर जॉब। यहाँ पे क्या ऑप्शन ए जॉब डिजाइन, कोऑर्डिनेशन, स्पेशलाइजेशन, रोल क्लियरिटी। यहाँ पे क्लियरली डिफाइन व्हाट टास्क एंड एक्टिविटीज शैल बी कैरिड आउट, क्लियरली डिफाइन व्हाट टास्क, मुझे क्लियरली डिफाइन रहेगा, रोल ऑफ क्लियरिटी रहेगा, ऑप्शन नंबर डी रहेगा, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हेन मैनेजर्स आर मेड रिस्पांसिबल फॉर कोऑर्डिनेटिंग ए पर्टिकुलर नंबर ऑफ जॉब्स इफेक्टिवली। ये क्या होगा, पर्टिकुलर नंबर्स ऑफ जॉब इफेक्टिवली,
ये when managers are made responsible for coordinating a particular number of jobs effectively is span control, adaptation, job design, coordination। देखो देखो एडेप्शन कुछ लग नहीं रहा, जॉब डिजाइन भी नहीं लग रहा। अब कोऑर्डिनेशन और स्पैन कंट्रोल में देखो क्या होगा। when managers are made responsible for coordinating a particular number of jobs effectively, हमारा narrow spans of management, wider spans of management, हमारा tall structure होता है, wider structure होता है, span control में आ जाएगा। managers are made responsible for coordinating a particular number of jobs effectively, span control ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, process of entrusting responsibility and authority, creating accountability of a person whose work has been given, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, डेलीगेशन, डिसेंट्रलाइजेशन। ये क्या बोल रहा है, प्रोसेस ऑफ इंटरेस्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुम अपनी जिम्मेदारी किसी पे सौंप रहे हो, ये अथॉरिटी, उसे अथॉरिटी भी हो रही है, क्रिएटिंग अकाउंटेबल भी है वो। यहाँ पे क्या हो रही है, तुम अपनी पावर को क्या कर रहे हो, डेलीगेट कर रहे हो, और उसके लिए डेलीगेशन के एलिमेंट थे ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी, अकाउंटेबिलिटी। हाँ, तो यहाँ पे अथॉरिटी आ ही गया, अकाउंटेबिलिटी आ ही गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ ही गया, ये किसके एलिमेंट है, डेलीगेशंस के। ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक, इसका आंसर तुम दिए हो ना कमेंट करके, ये अगर आंसर तुम दिए हो ना, तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, डेलीगेशन का तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्लियर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सटेंडेड फ्रॉम डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इज कॉल्ड, एक्सटेंडेड ऑफ डेलीगेशन का एक और एक्सटेंडेड वर्जन क्या था, डेलीगेशन का एक्सटेंडेड वर्जन डिसेंट्रलाइजेशन था भाई, डिसेंट्रलाइजेशन था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी साथ जो तुम्हारा फर्स्ट का सी था, सेकंड का डी, थर्ड का सी, फोर्थ का ए एंड फिफ्थ का बी, क्या था, सी डी सी ए बी, याद रखा। इसके साथ तुम्हारी ये वीडियो कंप्लीट हो गई। इस वीडियो में क्या कमी कोताही थी वो मुझे कमेंट करके जरूर बता देना। ये वीडियो अगर पसंद आई होगी अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कर देना। कुछ भी और भी क्वेरीज होगा ना कुछ से भी रिलेटेड तो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करके पूछ भी सकते हो। और मिलता हूं फिर किसी अच्छी सी वीडियो में, और फिर मिलते हैं, फिर टाटा बाय बाय।